एक विचार आया था 3 मई के दिन कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे बीच के जो सफल लीडर्स हैं उनके अनुभव का फायदा आपको मिले, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, इसका फायदा आपको मिले, ये कोशिश रही और इसी कोशिश को आगे बढ़ाया गया और शुरुआत हुआ एक टॉक शो जिसका नाम रखा गया सफल लीडर्स की बात और मुकेश नामदेव के साथ। साथियों, आपने देखा होगा पहले एपिसोड में मुकेश जी वॉल्यूम नहीं आ पा रहे आपके। आएगा 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है इधर से, ये प्रेजेंटेशन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मेरी आवाज तो जा रही होगी ना? आ रहे जी, कुछ टेक्निकल इशू है, उसको ठीक करता हूं मैं। हाँ, वहीं पर टच कीजिए। थैंक यू, हो गया। ओके। तो आपने देखा होगा कि हमारे पहले मेहमान जो रहे वो युवा दिलों की धड़कन और उभरते सितारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपना एक नाम बनाने वाले मिस्टर अजीत कुमार जी हमारे पहले गेस्ट रहे। अगले सेशन में हमारे बीच आए सरलता और सादगी की जो मूर्त मैं जिनको मानता हूं और जिन्होंने बड़ी सफलता को अर्जित किया है छत्तीसगढ़ के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो हमारे दूसरे सेशन के मेहमान रहे। हमारे तीसरे सेशन के मेहमान रहे एक नारी शक्ति जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है, कर्मठ हैं, हमेशा काम के लिए तैयार रहती हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में वर्धा में रहते हुए अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक परचम लहराया है, वो हमारे तीसरे एपिसोड के मेहमान रहे। और आज साथियों हमारे बीच में एक ऐसे शानदार शख्सियत हमारे बीच में आने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बड़ा नाम है, जो उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है पार्ट टाइम करते हुए इस काम को। जैसे मुझे जानकारी है उनके बारे में कि पार्ट टाइम उन्होंने इस काम को किया है, ये जॉब करते हुए और बड़ी मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे कुछ बातें जानेंगे। तो आज के इस चौथे एपिसोड में हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर रोहित निर्मलकर जी और साथ में आ रही हैं द्रौपदी जी, उनकी श्रीमती, हमारी भाभी जी। तो मैं आप दोनों का, द्रौपदी जी और रोहित निर्मलकर जी, आप दोनों का हमारी इस टॉक शो सफल लीडर्स की बात और मुकेश नामदेव के साथ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्लीज वेलकम रोहित जी। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सर जी। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आपका। और सबसे खुशी की बात ये रहा सर कि आप इस प्रकार के शो का आयोजन कर रहे हैं और किए हैं, और जिसमें हम जैसे लोगों को यहाँ आके अपनी बातें और अपना शेयर जो चीज़ें हैं उसको शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको और पूरे टीम विनर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी अपलाइनों को, जिसके अंतर्गत मिस्टर शालिग्राम साहू जी हैं, मिस्टर जैन सर हैं और स्पेशली आप हैं, अजय चौधरी सर हैं। और ये सभी हमारे अपलाइन और सभी हमारे लाइफ टू लाइन के माध्यम से इस प्रकार का प्रोग्राम संपन्न हो रहा है, किया जा रहा है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी, वेलकम वेलकम रोहित जी। भाभी जी का भी स्वागत है। और आप सभी एक बार रोहित जी के लिए और द्रौपदी भाभी के लिए एक बार डिजिटल क्लिपिंग कर सकते हैं। सबके पास एक ऑप्शन है ताली बजाने का, आप जरूर उनका वेलकम करें क्योंकि बड़ी हस्ती है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, कम समय में बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया है, बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है और आज हमारे बीच में हैं। तो रोहित जी, तालियां तो हो गई, अब आपकी यदि इजाजत हो तो हम आगे सवाल जवाब का ये सिलसिला आपसे शुरू करें। जी सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रोहित निर्मलकर जी और मिसेस द्रौपदी निर्मलकर जी। उनसे जानेंगे उनके जीवन की कुछ ऐसी पहलुओं के बारे में, उनके बिजनेस स्टाइल के बारे में, ताकि आप सभी को भी कुछ अलग प्रकार की जानकारी उनसे मिल सके। तो हमारा इस मंच पे आप सभी का स्वागत है और स्पेशली आज रोहित निर्मलकर जी का हम वेलकम करते हैं। रोहित जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि ज्यादातर मौके पे आपके बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो हम चाहते हैं एक बार आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स आपके बारे में अच्छे से जान सके। प्लीज सर। ओके सर, थैंक यू सर। नाम शायद सभी लोग जानते हैं, फिर भी रोहित निर्मल का नाम है और अभी बाय प्रोफेशन अभी मैं टीचर हूँ। लेकिन आज जो जैसा लोगों को दिखता है या जो महसूस करते हैं वो वर्तमान में जो दिख रहा है वैसा नहीं रहा सर। हमारे जीवन में यदि बात करें तो बहुत गंभीर समस्याओं या बहुत गरीबी को परिस्थिति को देखते हुए या झेलते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पुरानी बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो बचपन की बात करूँ सर तो मैं जब छोटा था, मुश्किल से मेरी उम्र लगभग 5-6 साल रही होगी,
तब से माँ बाबूजी के बीच में कुछ बातचीत हुई, वाद विवाद हुआ और माँ बड़े भैया को लेके भाटापारा पहुंच गए, आ गए और किसी भी कारण से वाद विवाद से। और हमारी माँ बताती है कि जब वो भाटापारा लेके आई, भाटापारा बड़ी भैया को लेके, तो उस समय मुझे वहीं छोड़ दिया गया बाबूजी के पास। तो भाटापारा जब आए, बताते हैं, हमारी माँ बताते हैं, केवल 50 पैसों को लेके भाटापारा पहुँचे हैं, भाटापारा आए हैं 50 पैसा लेके। यहाँ पर आके मज़दूरी काम करना शुरू किए, फीहा में जाती थी, मज़दूरी जिसको बोलते हैं, ईंटा भट्ठी में काम में जाते थे और बड़े भैया भी उनके साथ कोई न कोई काम हाथ बटाते थे। उस समय मैं पहली क्लास में था, 2 साल किसी भी तरीके से गुज़रा। मैं जब तीसरी क्लास में आया, तो मुझे भी भाटापारा ला लिया गया। तो बड़े भैया साथ में थे, माँ काम में जाती थी, बड़े भैया भी काम में जाते थे और वे पढ़ाई-लिखाई भी करते थे। तो मेरी उम्र लगभग उस समय 8 साल रही होगी। मैं कक्षा तीसरी में भाटापारा मुझे भर्ती कराया गया। मैं स्कूल भी जाता था और क्योंकि आज जो मैनेजमेंट जो होता है, बहुत सारी चीज़ें मेरे बचपन से है, जो आज मैं जिस मुकाम में पहुँचा हूँ, तो उसमें बचपन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि वो बचपना जो मैंने बिताया है, उसका बहुत बड़ा योगदान आज मेरे बिज़नेस में है। जो यदि बचपन को हम लोग महसूस कर पाएँगे, तो आज जो बिज़नेस में सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गया और आप लोगों को भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं बहुत छोटा था, तो माँ है और जो भाई है वो काम में जाते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो मुझे पढ़ाने के कारण बड़े भैया, माँ तो 6वीं क्लास पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो मुझे पढ़ाया-लिखाया और साथ में बचपन में जब ना माँ और भैया काम में जाते थे, भाई काम काम में जाते थे, जीवन निर्मल का नाम है जिसका और आज स्टार पल जैसे लेवल में है। तो काम में जाते थे और सप्ताह भर में जो इनकम आता था, पैसा आता था, वो मुझे दे देते थे। तो बचपन से मैंने मैनेजमेंट को समझ लिया था क्योंकि काम ज़रूर करते थे भैया लोग और माँ लोग, लेकिन सप्ताह भर में जो पैसा मिलता था मुझे दे देते थे और सप्ताह भर में उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, वो बचपन से मैंने सीख लिया था। बचपन से घर को कैसे चलाना है, ये सीख लिया था। किसी भी तरीके से पढ़ाई हुई, 12वीं जैसे मैंने परीक्षा दिलाया, 12वीं में साइंस लेके पढ़ा था, पढ़ाई-लिखाई मेरी ठीक थी क्योंकि पढ़ता-उढ़ता ठीक था। तो पढ़ाई-लिखाई करने के बाद 12वीं के जैसे मैं पेपर दिलाया, तो मुझे ये भरोसा हो गया था क्योंकि ना कोई बैकग्राउंड था, ना कोई जान-पहचान थे, तो नौकरी कभी मिलेगा नहीं ऐसा मैंने विश्वास कर लिया था, सोच भी लिया था। तो जैसे ही मैंने 12वीं का पेपर दिलाया क्योंकि हम लोग निर्मल कर परिवार से हैं, तो जैसे 12वीं पेपर दिलाने के बाद मैंने एक आयरन का ठेला ठेला खोल लिया, आयरन चलाने का और वहाँ आयरन का काम शुरू कर दिया, प्रेस चलाने का काम शुरू कर दिया। बड़े भैया उस समय सीमेंट फैक्ट्री में काम में जाते थे, माँ जो है ईंटा भट्टी में काम में जाते थे। तो मैं आयरन का काम शुरू कर दिया और लगभग 2 साल तक उसको करते रहा। लेकिन इसके बाद बात करें, मैं सुबह से 4 बजे उठ जाता था और उस समय मैडम नहीं आई थी। तो सुबह 4 बजे उठ जाता था और सुबह-सुबह 4 बजे नहा धो के 5 बजे मैं इधर प्रेस करने चल देता था। वहाँ से 7 बजे वापस आ जाता था। 8 बजे से दुकान में बैठता था। इस तरीके से लगभग 95 तक चली। 93 मैंने पेपर दिलाया 12वीं का। 2 साल इस प्रकार से काम हुआ। 95 में एक तो फॉर्म भरा शिक्षाकर्मी का और 1995 दिसंबर में मैंने शिक्षाकर्मी का फॉर्म भरा और लग ठीक था, पढ़ाई-लिखाई ठीक थी, परसेंटेज वगैरह ठीक था। तो 95 में मेरी पोस्टिंग हो गया, जहाँ पर ₹500 मिलता था और भाटापारा से लगभग 35 किलोमीटर दूर साइकिल में चलाता था, साइकिल लेके जाता था और साइकिल में आता था। तो लगभग 70 किलोमीटर साइकिल चलाता था। उस समय लगभग 95 से शुरू किया और 95, 96, 97 3 साल 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना साइकिल से। उसी बीच में 96 के आस-पास ना मैडम आ गई क्योंकि हमारी जो शादी हुई है ना, वो बचपन की शादी है। बचपन में शादी हो गई थी, मैं पहली क्लास में था, मुझे पता भी नहीं था, मैडम तो और बहुत छोटी रही होगी। तो बचपन में हमारे पिताजी शादी कर दिए थे और शादी इसी से हुआ है जो मेरे पास बैठा है। आप अन्यथा ना समझें। तो इन्हीं के साथ शादी हुई है और जब 96 में क्योंकि 95 सर्विस लग गया था, ₹500 मिलता था और 96 का आते-आते वो ₹500 1000 हो गया और उस समय मैडम 96 में लगभग आ गई घर में, क्योंकि शादी बचपन से हो गया था। तो 96 में उनको लगा, घर वाले को लगा कि अब नौकरी भी मिल गया और घर में आयरन भी का काम हो रहा है, तो प्रेस भी चलाता था। सुबह प्रेस चलाता था 5 बजे मैं दूसरे के यहाँ आयरन चलाने चल देता था, 7 बजे आ जाता था चलाकर, जहाँ पर ₹1200 मिलता था। 7 बजे खा पी के स्कूल चल देता था, जहाँ से 35 किलोमीटर जाता था। शाम को 5 बजे आता था, 35 किलोमीटर चला के वापस आता था और 7 बजे 5 बजे घर पहुँचता था। 5 बजे से लेके रात को 8 बजे 9 बजे तक इस प्रकार से आयरन चलाता था। ये प्रक्रिया लगातार चलते रहा और चलते-चलते हमारी ये जीवन शैली चलते रहा क्योंकि आयरन को मैं लगभग 2009-10 तक चलाया हूँ सर। इसी बीच में बेकरी का काम भी किया
और बेकरी का काम करते करते ये बिजनेस मेरे जीवन में आया सर। तो बचपन से परेशानी बहुत सारे झेले थे और जीवन में एक चाहत थी कि जीवन में आगे बढ़ूँ, कुछ न कुछ आगे करूँ। तो इसी कारण और सबसे अच्छा ये रहा कि यदि मैं लगातार काम करता रहा तो इसका उद्देश्य ये था कि इनकम जो टीचर से मिलता था बहुत कम मिलता था। यदि हम बात करें तो 500 रुपया शुरुआत में मिलता था, तो 500 में घर चल नहीं सकता था, इसलिए आयरन का भी काम किया। उसके बाद 1000 बढ़ा, उससे भी काम नहीं चल सकते थे, तो इसलिए आयरन चलाते रहा। तो इस प्रकार से बचपन से दोनों काम करते रहा और दोनों काम करते रहने का नतीजा ये रहा कि मुझे बात समझ में आई डायरेक्ट सेलिंग का। और जब से मेरे पास आया तो मैं इसको तरीका से जैसे बिल्ली चूहा को झपट लेता है, उसी प्रकार से मैंने झपट लिया और इस काम को करना शुरू किया। ओके सर, इस प्रकार से जीवन शैली रही सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया सर। निश्चित तौर पे आपके जो जीवन की कहानी है बहुत संघर्ष भरी है। आपकी शादी जो बचपन में हो चुकी थी, शायद ये मामला तो किसी को पता भी नहीं होगा, आज पहली बार इस मंच से पता चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बचपन से आपने गरीबी को झेला है, दर्द को देखा है, संघर्ष को किया है आपने, तो निश्चित तौर पे आपकी जैसे लोगों की एक कहानी बनती है। मैं जानना चाहूंगा रोहित जी आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपका पहला परिचय कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जी सर। तो सर मैं रेस तो चलाता रहा हूँ मैं, और उसी बीच में सन 2002 में मैंने ना बेकरी का काम शुरू किया, क्योंकि बचपन से ना आगे बढ़ने की चाहत तो जरूर थी। गरीबी देखा था, तो गरीबी में एक चीज थी कि दुनिया में तो आगे बढ़ना चाहे कुछ भी करना पड़े। तो नौकरी मिली तो एक तरफ से ये लगा चलो पेट और पेट का जुगाड़ हो गया, बंदोबस्त हो गया, और जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ काम करें। तो मैंने 2002 से बेकरी का काम शुरू किया और 2002 में बेकरी चलते चलते लगभग 2010 तक उसको किया। तो 2009 में आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी हो गया मुझे। वैसे मैं 2005 से आरसीएम के बारे में जानता था, जानकारी थी कि मेरे एक दोस्त थे जहाँ पर हम लोग डीएड के ट्रेनिंग करते थे, रायपुर जाते थे भाटापारा ट्रेन में बैठ के। तो 2 दोस्त थे मेरे जो जाते आते ऊपर ट्रेन के ऊपर सीट में बैठते थे और जाते तक आरसीएम के बारे में बात करते थे, आते तक आरसीएम बारे में बात करते, लेकिन कभी उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया। उसका बैग बस देखता था, काला रंग का बैग होता था जिसमें पुराने और जिसमें आरसीएम लिखा रहता था। मैंने कभी पूछने का प्रयास नहीं किया और उसने कभी बताने का भी प्रयास नहीं किया। लेकिन सन 2008 में मेरे मामा जी मेरे घर आए और जो मामा जी आए और लगातार 3 महीने लगातार आते रहे, 3 बार आते रहा, 3 महीने में आ जाते थे और तीनों महीने में आके यही बात बोलता था, भांजा तुम्हारे लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको ज्वाइन कर लो। तीसरे महीने फिर आ जाता था, हर 3 महीने में आ जाते थे। पहली बार एक अकेले आए थे मामा जी, दूसरे बार में 2 लोग आए थे और तीसरे बार में 3 लोग आए थे। तो यही बस बोलते थे, भांजा तुम्हारे लिए बिजनेस बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर लो। क्योंकि उस समय बेकरी का काम करता था, सुबह शाम आयरन चलाने का काम करता था, स्कूल का भी काम करता था। क्योंकि बचपन में जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत काम आया सर मेरे। आगे बिजनेस में भी बहुत सारे काम आए मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, आगे के सवाल में मिलेगा, आगे जो भी आप पूछेंगे उसमें मैनेजमेंट के बारे में जैसे बात करेंगे तो उसमें पता चलेगा। क्योंकि मैंने स्कूल के टाइम में कभी ना सर पार्ट टाइम घर का जो काम को नहीं किया और घर के टाइम में कभी स्कूल का काम नहीं किया। तो स्कूल के टाइम में भी ईमानदारी से काम किया, यहाँ के काम को भी ईमानदारी किया। तो 2002 से लेकर 2009 के बीच में मैंने बेकरी का काम किया और 2008 में मेरे मामा जी आते थे और समझ नहीं आता था, क्योंकि बेकरी से अच्छा खासा इनकम आना शुरू हो गया था। पार्ट टाइम में बेकरी चलाता था, मैडम पूरी तरीके से बेकरी को देखते थे। सुबह से लेकर शाम तक 8-9 लेबर आते थे, काम में आते थे। तो बेकरी भी चलाता था, आयरन भी करता था, स्कूल भी जाता था। उसी बीच में 2008 में आरसीएम आया। तो आरसीएम को एज कस्टमर कंज्यूमर के रूप में मैंने ज्वाइन किया और उसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन 2010-11 तक उसको करते रहा, सामान खरीदते रहा, लेकिन बेकरी का काम तरीके से चलते रहा। 2009-10 में पिताजी नहीं रहे, तो बेकरी का काम भी ठीक से नहीं चल पाया और उस बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। और मेरे जो अपलाइन जिनके माध्यम से हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए थे, तो उन लोग भी किसी इधर-उधर चल दिए, किसी काम में लग गए और मैंने भी अपने काम पुराना काम को शुरुआत कर दिया। बेकरी का काम चला ही रहा था, स्कूल का काम चल ही रहा था, आयरन वाला काम चल ही रहा था। ये सब करते-करते मैंने 2011 से लेके 2014 अक्टूबर 2015 तक 14 तक अक्टूबर 2014 तक इसके बारे में कोई चीज़ ध्यान नहीं दिया है आरसीएम के बारे में। ना खरीदी किया, ना इसके बारे में कुछ किया। आईडी-वाईडी सब बंद हो गया था, आप लोग भी संपर्क करना बंद कर दिए थे। फिर अचानक 2014 में अक्टूबर 2014 में मेरे अपलाइन जिसके माध्यम से आज मैं कर पाया हूँ, उसका एक फ़ोन आया। हमारे अपलाइन बताते हैं, जो किसी कारणवश एक ठो वीडियो में है, सर का वीडियो है मेरे पास, जिसमें बताते हैं हमारे अपलाइन मिस्टर शालिक राम साहू जी, धन्यवाद देना चाहूँगा उनको मैं और इस मंच से प्रणाम करना चाहूँगा जिनके माध्यम से हम लोग कुछ कर पाए हैं। तो सर अपना वीडियो में बताते हैं, एक वीडियो है मेरे पास जिसमें बताते हैं 2000 अक्टूबर 2014 में वो बलौदा आए थे
और सर बताते हैं कि उनके रहने का उस समय ठिकाना नहीं था। मैंने रात को 8 बज गया था और रात को 8 बजे कहाँ जाऊँगा ऐसा करके सोचा था। मेरा नंबर सर के पास थे, तो सर मेरे को फ़ोन किए, सालिक सर कि रोहित जी आप कहाँ हैं? तो मैं बोला घर में हूँ सर। तो सर का एक सीधा जवाब था, सर मैं वहाँ मिलने यहीं आस-पास में हूँ, यदि आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं होगी सर, आप बिल्कुल आ सकते हैं। तो रात को लगभग 8-9 बजे सर मेरे घर आए। सर को रुकने का बंदोबस्त की ज़रूरत थी और यहाँ उसी कारण आए थे, रात को प्लान दिखाया, क्योंकि आरसीएम को पहले से थोड़ा बहुत तो जानता ही था, सामान खरीदता था, कुछ-कुछ काम भी किया था। पुराने आईडी सब बंद हो चुके थे, फिर आप पुराने ऑफलाइन संपर्क करना बंद कर दिए थे। तो 2014 अक्टूबर में मैंने आरसीएम को कस्टमर के रूप में उस समय भी जॉइन किया। सर बोले, "कहीं-कहीं रोहित जी आप तो सामान खरीदते हैं, क्यों नहीं यहाँ से खरीदने शुरू कर दें?" तो मैंने जॉइन किया, 3 महीना एनालिसिस किया, काम-वाम नहीं किया सर। अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी तक मैंने काम नहीं किया और जनवरी 2015 में इस बिज़नेस को बिज़नेस ग्रुप में करना शुरू किया। 3 महीने तक एनालिसिस किया कि आगे मैं यदि इस बिज़नेस को करूँगा, आने वाला 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और यहाँ तक 2040 तक के मैंने फ़ॉर्मूला को समझा, क्योंकि साइंस का टीचर रहा हूँ सर, एनालिसिस करना साइंस वाले जो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। तो मैंने 3 महीना एनालिसिस किया, यदि भविष्य में इस बिज़नेस को करूँगा तो कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और इस प्रकार से एनालिसिस किया सर और 2015 में जनवरी 2015 में बिज़नेस को बिज़नेस ग्रुप में करना शुरू किया सर। तो इस प्रकार से मुझे बिज़नेस मिला और लगातार अपने इनको सहयोग के कारण ये चलते रहा सर। ओके सर, वर्ड टू सर। जी, थैंक यू। निश्चित तौर पे सर आपने इस सिस्टम में आने के बाद में एक बार दोबारा फिर से शुरुआत करी। बहुत लोग एक बार हिम्मत हारने के बाद दोबारा स्टार्टअप नहीं ले पाते, लेकिन आपने लंबे अरसे के बाद दोबारा से स्टार्ट करी और एक अच्छे मुकाम को हासिल किया। तो मैं जानना चाहता हूँ रोहित जी कि आपकी इस सफलता में द्रौपदी भाभी का कितना योगदान रहा? क्योंकि आपके साथ बैठी हैं आप, तो ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अब आपकी इसका सफलता में जी। हाँ सर, इसका सवाल तो शायद मैडम ही दे पाएगी। अच्छा, और अच्छा। सर पूरा सहयोग, क्योंकि ना जो वाक़ई में बोलते हैं सर, अर्धांगिनी का पूरा अर्धांग रहता है ऐसा करके। तो क्योंकि संघर्ष के दिन ना हमेशा साथ में रही सर। बचपन में संघर्ष रहा, जब मैडम हमारे घर में आई तो भी बहुत संघर्ष रहा उस समय, क्योंकि ना कपड़ा का गट्ठा सिर में रखते थे और भाटापारा के गली-गली, घर-घर जाके कपड़ा पहुँचाते थे सर। मैं दिन भर आयरन चलाता था, टाइम स्कूल के निकालने के बाद, लेकिन स्किल का टाइम में कभी नहीं किया सर। स्कूल का टाइम स्कूल का रहा, स्कूल के पहले, स्कूल के बाद, ये चीज़ें बताना चाहूँगा। तो लगातार गट्ठा को पहुँचाते थे, मैं दिन भर में जो भी आयरन चलता था उसको पहुँचाते थे। इस प्रकार से लगातार सहयोग किए। बेकरी हम लोग चलाए थे सर, तो दिन भर बेकरी का काम भी देखे और आरसीएम भी किए, तो पूरा घर का कारोबार, बच्चों को सँभालना, बच्चों को कुछ करना, उसकी ज़िम्मेदारी लेना और घर में कुछ भी दिक्कत हो उसको सँभालना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर काम किए सर और लगातार सपोर्ट किए सर। तो जी, कुछ भी जी। और मैडम भी बता सकती हाँ, हैं। भाभी जी, आज जैसा जिस मुकाम पे रोहित जी हैं, तो आपने निश्चित तौर पे बड़ा साथ दिया होगा। हर पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, वैसे बोलते हैं। तो आपने तो साथ दिया है, रोहित जी इस बात को ज़ाहिर कर रहे हैं। आपको आज कैसा फ़ील हो रहा है रोहित जी की सफलता को देख कर के, बड़ी सफलता पे आज हैं वो? क्या फ़ील करते हैं आप? धन्यवाद सर, जो आप लोग इस यूट्यूब पे में यह लायक समझे हम लोग को। जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी आरसीएम वालों को भी जय आरसीएम। और मैं सर को पूरा-पूरा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बाहर तो फील्ड में नहीं जा पाती, लेकिन घर में पूरा-पूरा सपोर्ट करती हूँ और घर में जैसे आरसीएम वाले लोग भी आते हैं, तो मैं पूरे अच्छे से बात कर लेती हूँ और पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ सर का। लेकिन क्या बोलते हैं, जय सर और सालिक सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली, क्योंकि सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि डबल सर आकर बताए इस सिस्टम के बारे में और सर के माध्यम से आज हम लोग को इतने मान-सम्मान है, सभी कुछ है। और शायद मैं पहले सपना भी देखी थी, सर को हमेशा चिल्लाती थी कि इस सिस्टम में शायद आज तक तो हम लोग सरकारी जॉब में कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कभी कार में नहीं चढ़े हैं, कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़े हैं, तो इस सिस्टम को मत करो करके मैं सर को बहुत ज़्यादा मना करती थी। लेकिन सर नहीं मानते थे, बोलते थे कि सिस्टम में बहुत ताकत है, बहुत विश्वास भी है कि मैं फुल टाइम करूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा करके। सर मेहनती हैं, तो सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सर आज मेहनत किए तो हमें इतने मान-सम्मान मिल रहे हैं और शायद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं चाहती हूँ कि हर महिला भी पूरा-पूरा सपोर्ट करे अपने घर परिवार का, अपने हस्बैंड का, पूरा-पूरा सपोर्ट करे और बाकी 3 से 5 साल तक इस सिस्टम को करे और मेहनत करे और आगे भी बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल था हमारे बीच में, देवती सिंह जी ने पूछा था कि भई भाभी जी का कितना योगदान रहा? सर एक बार पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि
अक्सर कई घरों में शुरुआती दौर में बड़ा विरोध होता है और भाभी जी ने भी विरोध किया है। हर घर की बात है, शुरू में विरोध होता है, बाद में स्वीकार्यता होती है। हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ था, हर घर में ऐसा होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सवाल और पूछना चाहूँगा अभी आपसे पहले रोहित जी, कि जी सर। ज़्यादातर लोग नौकरी मिल जाने के बाद में कहीं न कहीं संतुष्ट हो जाते हैं। जी सर। आपके पास भी एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छी इनकम हो चुकी थी जब आप इस सिस्टम में आए उस समय में। तो आपने फिर डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? ये हमारे एक महाराष्ट्र के साथी हैं राजहंस मस्के जी का सवाल है कि आपने अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना? धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका उत्तर बताना चाहूँगा, क्योंकि ना जब मैंने नौकरी की शुरुआत किया तो बहुत कम इनकम से शुरुआत किया सर, ₹500 मिलता था। लेकिन वो 500 मिलने के साथ-साथ मैंने ना घर को चलाने के लिए और बहुत सारे काम किया, जैसे प्रेस चलाना, आयरन चलाना, उसके बाद बेकरी चलाना। तो मैं ये समझ चुका था कि नौकरी से बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं कमाया जा सकता। हाँ, पेट और पीठ को चलाया जा सकता है, लेकिन सपने साकार नहीं किए जा सकते। तो मैंने दोनों टाइम में, क्योंकि मेरी माँ एक अच्छा चीज़ बता गए हैं सर मुझे कि जो बेटा जो भी काम करना है ईमानदारी से करना। तो स्कूल के काम को बड़ा ईमानदारी से किया, उसके पहले का जो टाइम था, उसके बाद का जो टाइम था, उसको मैंने सही जगह लगाने की कोशिश की। तो मैं समझ चुका था कि नौकरी से बहुत बड़े सपने साकार नहीं किए जा सकते। हाँ, जीवन का यापन चल सकता है। तो जब नौकरी था सर, उस समय इनकम ठीक-ठाक था, उस समय उसी बीच में क्योंकि बेकरी भी चलाता था, तो बेकरी चलाते-चलाते आरसे में आया तो ये समझ गया कि जो बेकरी में मैं करता था सर, सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे हमारे पूरे परिवार भिड़े रहते थे, लगे रहते थे। बच्चों को भी लगा रहता था और मेरे जो बच्चे थे जो कामेश निर्मल का नाम है, उसका अभी स्टार प्लेटिनम जैसे लेवल में है और उनको भी लगाता था। वो मुश्किल से चौथी 5वीं पढ़ रहा था उस समय, उसको भी काम में लगा देता था, बच्चे लोगों को भी काम में लगा देता था, मैडम को भी काम में लगा देता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे तो पैसा तो कमा लूँगा ज़रूर और अमीर भी बन जाऊँगा, सफल हो जाऊँगा, लेकिन बच्चे जो हैं वो निरक्षर हो जाएँगे। तो मैंने सोचा इससे तो काम तो अच्छा है, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन बच्चे को पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसलिए अचानक जैसे आरसीएम आया 2008 में, तो कुछ समय तक बेकरी भी चलाया और आरसीएम भी किया। लेकिन ज़्यादा आगे नहीं कर पाया, लेकिन 2015 में जब बिज़नेस को फिर से शुरुआत किया, तो मुझे लगा कि ये बिज़नेस को यदि मैं ठीक से कर लेता हूँ, तो आने वाला करियर हमारा सेट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि और दूसरा विकल्प नहीं है, नौकरी से एक लिमिट इनकम आती है और बड़ा कुछ भी हमको मान लें एक्स्ट्रा कुछ भी करना रहता, तो वो इनकम जो आता था, वो निश्चित होता था, तो बड़े काम नहीं कर पाते थे। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस के बारे में जानकारी हुई और सर को कहीं न कहीं मैं देखा था, सालिक सर से पहले भी मिल चुका था मैं और सर को अच्छे खासे लेवल में देखा था। उस समय मंच-वंच में बीच-बीच में मीटिंग-वूटिंग में कभी-कभी चल देता था, तो देखा था उनको। बताते थे किसानी करते हुए मैंने अच्छा जीवन यापन कर रहा हूँ, आज कार मेंटेन कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे लगा और मुझे ये लगा कि सर के साथ रहूँगा तो मैं भी आगे निकल जाऊँगा और टीचर से तो इनकम आ ही रही है, लेकिन एक चीज़ और लगा कि बेकरी से करते रहूँगा तो बच्चे निरक्षर हो जाएँगे, तो क्यों ना मैं सब काम को बंद कर दूँ और उसके बदले में आरसीएम करूँ। और जितना इनकम मैं बेकरी करने से, आयरन चलाने से आ जाता है, उतनी इनकम मैं आरसीएम से निकाल लूँगा, तो मुझे और कुछ दूसरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरे घर वाले को परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर भर वाले को व्यस्त रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे समझ में आया जी, जी। और और इसके अलावा पार्ट टाइम के रूप में मैंने आरसीएम बिज़नेस को करना शुरू किया, जो स्कूल के पहले का टाइम और स्कूल के बाद का टाइम। तो जी, इस जी। प्रकार से मुझे आरसीएम किया सर और निश्चित अ, निश्चित तौर पे आपके सपने बड़े थे, आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, परिवार को भी उनके सपने को पूरा करना चाहते थे, आपने इसलिए इस रास्ते को चुना है। जैसा मुझे जी, पता चला सर आपके बारे में कि आप 6:30 बजे सुबह हर दिन एकदम रेडी हो जाते हैं, चाहे रात को 2 बजे भी सोएँ। जी सर। ये मेहतर देवांगन जी का सवाल था कि भई आप कितने बजे भी सोएँ और सुबह 6:30 बजे उठ के रेडी हो जाते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ों को आप? हाँ जी सर। दूसरा बात एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर आरसीएम के बारे में, जैसे जॉइन किए या काम किए, तो इसके 2 कारण थे सर जो आरसीएम को करने का। पहला कारण ये था कि मैं जीवन में कुछ आगे बढ़ना था और ये चीज़ें मुझे मिल गया कि बिना लागत के हम मेहनत यदि करते हैं, बिना लागत लगाए, तो आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस है, पहला कारण। दूसरा कारण है बड़े भैया ने मुझे पढ़ाने-लिखाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, तो मन में एक कसक थी कि मैं बड़े भैया के लिए कुछ करूँ और उसको जीवन में कुछ भविष्य या सुरक्षित करने का कुछ काम करूँ। ये बिज़नेस मुझे लगा कि यदि आरसीएम मैं जॉइन कर लेता हूँ और बड़े भैया भी जॉइन करा लेता हूँ और उसके पीछे में यदि काम करते हैं, तो उनका भी जीवन भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, मेरा भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार से बड़े भैया के नाम से बिज़नेस भी जॉइन किया और मुझे जीवन में कुछ करना था। ये बचपन से एक सपने थे कि कुछ न करूँ, कुछ न करूँ, तो इस प्रकार से थे। और ये जो आदत बनी हुई सर बचपन से आदत बनी हुई क्योंकि मैं जब आयरन चलाने जाता था, तो सुबह 4 बजे उठता था, जिसके घर में आयरन चलाने जाता था, 5 बजे नहा धो के उसके घर में पहुँच जाता था। 5 बजे से लेके ना 7 बजे तक उसके घर में प्रेस चलाता था, जहाँ पर ₹1200 मिलते थे। 7 से लेके 8 बजे आता था,
8 बजे खा पी के स्कूल चल देता था, जहाँ 35 किलोमीटर साइकिल चलाता था। 5 बजे आता था, 35 किलोमीटर चला के, इसका मतलब 70 किलोमीटर चला के मैं आता था, और शाम को 5 बजे से लेके फिर रात को 10 बजे 11 बजे तक आयरन चलाता था, क्योंकि इनकम बहुत कम थी और घर को चलाना भी था। तो ये बचपन से इस प्रकार से आदत बनी थी। उस समय काम आर्ट से वो जो प्रेस का आयरन का काम बहुत होता था। मैं बचपन से काम करने में स्पीड था और लिखाई में भी बहुत स्पीड था सर। मैडम हमारी मैडम थी एक, जो ब्लैक बोर्ड हम लिखते थे, तो सर मैं ब्लैक बोर्ड तरफ देखता था और मेरे हाथ जो पेन है ना वो कॉपी में चलता था। आज भी मेरे साथ होता है, मैं बच्चों लोगों को देखते रहता हूँ, ब्लैक बोर्ड में लिख लेता हूँ सर। मेरी नज़र बच्चों तरफ रहता है और ब्लैक बोर्ड में लिख लेता हूँ। आज मेरी आदत बनी हुई है और स्पीड है लिखने में। तो उस समय जो प्रेस भी चलाता था सर, बहुत स्पीड से चलाता था। 1 घंटे में 40 कपड़ा आयरन चला देता था और सुबह 6 बजे लेके रात को 12 बजे तक भी चला देता था, क्योंकि एक जुनून था जीवन में आगे बढ़ने का। तो वो आदत जो बनी हुई है। दूसरा चीज़ है सर, अभी तो इनकम ठीक-ठाक है। आरसीएम जब आया ना 2015 में, तो भी ठीक-ठाक इनकम थी। लेकिन मैं आदत को सुधारने के लिए क्या किया हूँ, आज भी सर मेरे घर में पलंग तो है, लेकिन एक ना निवाड़ वाला पलंग रखा हूँ सर। ये बातें गोपनीय है, अब मेरे अपलाइन सब जानते हैं, मेरे लाइफलाइन भी जानते हैं, फिर भी बता रहा हूँ सर। एक निवाड़ का पलंग रखा हूँ मैं, और जिसमें मैं सोता हूँ सर। तो सुबह 5 बजे जैसे ही नींद खुलता है सर, सबसे पहले उसमें के जो बिस्तर होते हैं उठा के ना अलग रख देता हूँ, और खाट जो वो पलंग रहता है उसको उठा के किनारे कर देता हूँ, ताकि मुझे 1 भी % आलस ना आए, 1 भी % नींद ना आए, 1 भी % मुझे सुस्ती मत आए, और 1 मिनट के लिए मत सोचूं कि मैं फिर से बिस्तर में जाऊंगा। ऐसा मैंने नहीं किया सर। जैसे ही नींद खुलती है 5 बजे, बिस्तर को उठाता हूँ और जो पलंग रहता है उसको ठीक खड़ा कर देता हूँ, ताकि दोबारा सोने की आदत ही न बने। ये आदत बना लिया हूँ सर अभी, बहुत तो इस कारण जल्दी से काम कर लेता हूँ सर। बहुत बढ़िया। आपके ग्रुप में रोहित जी, जैसे पता चलता है कि बहुत वेल एजुकेटेड युवा लोग भी आपके साथ में हैं और बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें टीचर्स की संख्या बड़ी मात्रा में है आपके टीम में। तो आप ऐसे वेल एजुकेटेड युवाओं को और नौकरी पेशा लोगों को अपने साथ सिस्टम में कैसे ला पाए और उनको कैसे क्या विजन दिखा पाए और अपने साथ टिका पाए उनको, इस पर थोड़ा सी बातचीत करेंगे। सर वेल एजुकेटेड में जैसे कि ना मेरे घर में है, मेरा जो बच्चा है वो बीई किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और मुझे ये महसूस हुआ उसको पढ़ाने के बाद, क्योंकि आज देखिए हम लोग लगभग 15 से 17 साल बच्चों को पढ़ाते हैं, लगभग 10 लाख रुपए खर्चा आता है बीई कराने में या हाई एजुकेटेड कराने में। मिनिमम कम से कम 10 से 15 लाख के खर्चे हैं। और आज की कंडीशन की बात करूं तो लगभग नौकरी मिलने की संभावना बिल्कुल 10% है सर। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करना है सर। नौकरी कहीं मिलती तो बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्शन में नहीं हूँ, विरोध में नहीं हूँ। जहाँ पे हमको यदि नौकरी मिलती है तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आज बच्चों लोगों को पढ़ा लिखा के 10 लाख 12 लाख खर्चा करने के बाद 12 से 15 साल पढ़ाने के बाद 10% चांस होते हैं सर नौकरी के, और 90% चांस होते हैं नौकरी नहीं मिलने के, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। किसी की गलती नहीं सर, इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, सरकार की भी गलती नहीं, कहीं किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ना अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार निकल रहे हैं, उसको कोई इनकम कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मुझे भी लगा मेरे भी बच्चे भी पढ़ लिख के बेरोजगार घूम सकते हैं, उसको भी नौकरी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना उसको आर्ट्स में बिजनेस ज्वाइन करा देते हैं। उसको ज्वाइन कराया, और जैसे ही ज्वाइन कराया मुझे लगा कि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं बाजार में या भारत में, जिनको युवा वर्ग की संख्या हमारे भारत में देखिए तो बहुत अधिक है, लेकिन सबके पास रोजगार की बिल्कुल कमी है। और उसको यदि, क्योंकि ना युवा वर्ग में सपने बहुत होते हैं सर, सपने बहुत होते हैं, जोश बहुत होते हैं, और दोनों चीजों के यदि हम कंट्रोल कर लें, उसके सपने को यदि हम जागृत कर दें और उसके जोश को यदि हम कंट्रोल कर लें, तो बड़ा काम कराया जा सकता है। और ये काम मैंने महसूस किया सर। और दोनों काम करने के लिए क्योंकि टीचर था, तो टीचर में एक बातें थी कि एक कहानी बताना चाहूंगा सर, एक मैसेज है समझिए। ये 2010 के आसपास की बात है। भाटापारा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर कुछ विशेष टीचरों को बुलाया गया था, जहाँ पर लगभग 50 से 70 टीचर थे। एक एनजीओ के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया 1 दिन का। उसमें जो वहाँ से विशेषज्ञ जो आए थे, वो सभी टीचरों से एक सवाल पूछे कि सर आप बच्चों को ऐसा कौन सा टीच करते हैं, कौन सा ऐसा काम करते हैं, या ऐसा कौन सा काम करेंगे कि बच्चे आपको बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए। तो सभी लोग अपना-अपना जवाब दिए। मैं एक जवाब दिया था कि सर जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों को अपना बच्चे समझता हूँ। उनको ये कभी नहीं लगता बच्चों को कि वो, उनको लगता है कि उसके माँ-बाप ही है। क्योंकि आज भी मैं जिस स्कूल में जाता हूँ, बच्चे मेरे को ना अपने माँ-बाप के समान समझते हैं। जाता हूँ तो मेरा मोबाइल माँग लेते हैं और स्वेच्छा से दे देता हूँ सर। खुश होते हैं बच्चे, मेरे जाते ही सब लोग मेरे को झूम लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि एक पिताजी आ गया, माँ आ गया। तो मैंने उसको बताया सर उस प्रोग्राम में कि मैं अपने बच्चों के बराबर ही समझता हूँ, उनको माँ-बाप जैसा है महसूस कराता हूँ। और ये चीज़ें मैंने इस बिज़नेस में भी किया सर, क्योंकि टीचर जॉब में जो समझ चुका था, वही काम मैंने बिज़नेस में किया।
कि मेरे बच्चे की उम्र जो आते हैं उनको बच्चों के रूम में समझा हूँ, मेरे से बड़े जो आते हैं उसको बड़े भैया के रूम में समझा हूँ, और मेरे ज़्यादा जैसे मान ले 60-65 साल की जो उम्र आते हैं उसको पिताजी के बराबर समझा हूँ। तो ये मैंने रिलेशन उनसे बिल्ड किया सर। छोटी उम्र के बच्चे थे, छोटे उम्र के लोग थे, युवा पढ़े लिखे थे, उनको बच्चे ही समझा, उनको भविष्य दिखाया कि भई इस बिज़नेस में क्या मिल सकता है। मेरे बराबर के थे, उनको बड़े भैया के रूप में समझा, और मेरे ज़्यादा उम्र थे, उसको पिताजी के बराबर समझा। इस प्रकार से मैंने उससे रिलेशन बिल्ड किया, और रिलेशन के कारण ही आज ये बिज़नेस यहाँ तक पहुँचा है सर। ओके सर। जी, थैंक यू। ये सवाल था सर पोषण साहू जी का, और खुमान वर्मा जी और दरबार जी हैं, उन्होंने ये सवाल भेजा था मेरे पास में। एक सवाल है जिसको बहुत लोगों ने पूछा है रोहित जी। जी सर। वो सवाल क्या है? नीलकंठ वर्मा जी, मोहित जी, महाराष्ट्र से ज्योति हुमने जी, प्रमीला वाघाड़े मैम, नरेंद्र गंधर्व जी, सतीश जी, माखन रजक जी, लेख रामपाल जी, महेश बोरकर जी, तामेश्वर वर्मा जी, धनंजय वैष्णव जी और आनंद साहू जी कोरबा से। इन सभी लोगों ने एक ही सवाल लगभग आपसे पूछा है, तो आप चूंकि इतने लोगों ने पूछा है तो कुछ विशेष सवाल होगा। उन्होंने कहा है कि आप नौकरी के साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं, तो आप दोनों काम को कैसे मैनेज कर पाते हैं, और जॉब को करते हुए आपने कम समय में इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे हासिल करी? जी सर। इसमें लगभग 2-3 ठो सवाल है सर, और बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये काम को यदि हम समझ लेते हैं तो बड़ा काम अच्छा होगा सर। तो एक चीज़ मैं बताया था सर पहले, कि मैनेजमेंट ना बचपन से ही मुझे सिखा दिए थे माँ ने, क्योंकि मेहनत करते थे, मज़दूरी मिलता था, सप्ताह भर में उसको पैसे मेरे देते थे, तो महीना भर में उसको कैसे चलाना है, सप्ताह भर में कैसे चलाना है, ये मैं बचपन से समझ लिया था सर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैनेज करना मैंने सीखा है। क्योंकि मैं जब मैं प्रेस करता था, दूसरे घर में आयरन चलाने जाता था, और टीचर जॉब भी करता था, और दोनों काम को कभी मैंने बीच में आड़ा हाथ तो नहीं लिया सर। मैंने स्कूल के टाइम में कभी मैंने प्रेस नहीं किया, क्योंकि उस समय इतने काम हुआ करता था कि सुबह सुबह यदि 6 बजे से काम करूँ तो रात को 12 बजे तक लगातार काम करूँ तो भी मेरा काम खत्म नहीं होता, इतना काम मेरे पास रहते थे। लेकिन स्कूल के टाइम में कभी मैं नहीं किया। उस समय एक आदत बनाया मैंने, यदि स्कूल के टाइम में यदि आज मैंने किया तो मेरी आदत बन जाएगी हमेशा स्कूल को गोल मारने की, हमेशा स्कूल को छुट्टी लेके काम करने की आदत बन जाएगी। इसलिए जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना है वो पार्ट टाइम में करना है। चाहे प्रेस का काम करना हो, चाहे अन्य कोई भी काम करना हो, तो पार्ट टाइम में करना है। तो ये मैंने बचपन से डिसाइड किया था, जब से नौकरी मिली थी तब से डिसाइड कर लिया था कि कोई भी एक्स्ट्रा काम करूँगा तो पार्ट टाइम ही करूँगा। स्कूल के टाइम में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। जो मैंने बच्चों के लिए जो टाइम निकला है वो बच्चों के लिए ही देना है। और जो पार्ट टाइम का जो काम है उसको पार्ट टाइम ही करना है। तो स्कूल का जो पहले का टाइम है सुबह 7 से लेके 9 बजे तक का टाइम, और शाम को 5 से लेके रात को सुबह नहीं, रात को हम शाम की बात करें, शाम को 5 बजे लेके सुबह 9 बजे तक, ये जो टाइम रहेगा, चाहे उसमें रात को 12 बजे आता है, ये टाइम मैं बिल्कुल आरसीएम करूँगा, या अन्य जो भी काम करता हूँ उसको करूँगा। इस प्रकार से मैंने मैनेज किया, और उसी टाइम को मैंने करने की कोशिश की सर। स्कूल के टाइम में मैंने कभी बहुत सारे फ़ोन भी बहुत कम अटेंड करता हूँ सर स्कूल के टाइम में। कोई विशेषज्ञ जैसे सीनियर का फ़ोन आ जाता है उसी समय बात करता हूँ, और बाकी मेरी टीम के कुछ लोग आते हैं तो मैं साफ-साफ बोल देता हूँ कि स्कूल के बाद ही मैं बात करूँगा, इस प्रकार से। तो स्कूल के टाइम में कभी ना सर बिज़नेस नहीं किया, बिज़नेस के टाइम में कभी स्कूल का काम नहीं किया। तो दोनों टाइम को ईमानदारी से किया हूँ सर, और इस टाइम में दोनों टाइम को ना मैनेज करने की कोशिश की, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मेरे पास टाइम रहता था, उस टाइम में मैंने काम किया, क्योंकि 6 बजे तक हमेशा नहा-वहा के तैयार हो जाता था। विशेषज्ञ लोग बोले सर, सुबह यदि हम 5 बजे उठते हैं तो सुबह 9 बजे तक हमारे पास 4 घंटा होता है सर। शाम को यदि हम 5 बजे लेके बात करें रात को 9 बजे तक, तो 8 घंटा होता है दोनों टाइम सुबह-सुबह। हम 4 ही घंटा बात करें सर, तो एक दिन में 4 घंटा बात करें, टाइम निकालें तो महीना भर में लगभग 120 घंटा होगा सर। इसका मतलब 120 घंटे यदि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 24 से, तो लगभग हमारे पास 5 दिन होता है सर। तो 5 दिन देखिए सर, 5 दिन यदि हम पार्ट टाइम टाइम निकालें तो हमारे लिए 1 महीने में 30 दिन होता है, तो हमारे लिए 35 दिन होगा सर। क्योंकि 4 घंटा हम तो या तो टीवी में या फिर गप-सप में निकाल देंगे, लेकिन वो 4 घंटा हम निकालते हैं तो हमारे लिए सीधा 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। माने 30 दिन का 35 दिन होगा सर। 12 महीना का कैलकुलेशन करें, क्योंकि मैं कैलकुलेशन समझ गया था सर। तो 12 महीने का कैलकुलेशन करें, 1 महीने में 5 दिन, तो 12 महीने में 60 दिन होगा सर। 60 दिन का मतलब इसका मतलब सीधा-सीधा 2 महीना एक्स्ट्रा हमारे लिए। हमारे लिए 1 साल में 2 महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, माने 12 महीने का 14 महीना हो गया सर। और इसी काम को यदि हम 7-8 साल कर लेते हैं, 10 साल कर लेते हैं, तो हमारे लिए सीधा-सीधा कम से कम 2 साल हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा सर। और इतने साल में, इतने घंटों में हम आसानी से सफल हो सकते हैं। तो दोनों टाइम को मैंने मैनेज करना शुरू किया सर, और यही कारण रहा सर कि दोनों टाइम में सुबह का टाइम जो रहता था फ़ोन में बात करने का रहता था, और शाम को मैं स्कूल क्या करता था, स्कूल में भी ना सर बैग वगैरह लेके मैं स्कूल जाता था, और शाम को 5 बजे सर 4 बजे छुट्टी होती थी, साढ़े 4 बजे घर पहुँचता था। किसी दिन तो घर भी नहीं आता था सर, बैग को वहीं लेके जाता था, और बैग को पकड़ के सीधा ना उसी तरफ फील्ड निकल जाता था, लोगों से मिलता था,
रात भर भी किसी घर में रुक जाता था, उसी तरफ से नहा धो के सर फिर भी स्कूल आ जाता था, और स्कूल आने के बाद शाम को घर आता था। इस प्रकार से बहुत दिनों तक ऐसा किया हूँ सर मैं। माने स्कूल से सीधा किसी के पास मिलना है और वहां से मिल के फिर रात को वहीं रुकना है, या घर भी आना है तो रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, सुबह उठ के फिर तैयार होके अपना काम करना, फिर स्कूल जाना। इस प्रकार से मैनेज किया हूँ सर। ओके सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपकी ये जो ग्रोथ रही है, जिस तरीके से आपने जल्दी से सफलता प्राप्त करी है, तो इसमें किस चीज़ों का बड़ा रोल समझते हैं जो आपको फास्ट ग्रोथ दिला पाया पार्ट टाइम में भी? इसमें सबसे अच्छा रहे सर कि मेरे पास जो भी लोग आते हैं, टीम में जो भी आते हैं, सबसे पहले उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड होता है, और सबसे पहले रिलेशन बनाता हूँ सर, सबसे पहले संबंध बनाता हूँ। उसके बाद ना उनको भविष्य के बारे में बात करते हैं। बिजनेस को यदि हम ना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल कर लेते हैं तो क्या-क्या हो सकते हैं, उसको भविष्य बताता हूँ। और उसके बाद उसको ना डायमंड, सबसे पहले उसको खरीदी के बारे में बताते हैं। यदि हम जो भी बाजार में सामान खरीदते हैं, उसको यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ ले लें, तो हमारे लिए इनकम भी जनरेट होगा, भविष्य के सुरक्षित भी होगा। तो सबसे पहले उनको ना 1000, 2000 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे-जैसे वो बढ़ते जाता है, उसको माइंड सेट होते जाता है, तो उसको हम लोग डायमंड क्लब में कन्वर्ट करते हैं सर। डायमंड क्लब के साथ-साथ उसको वाइटल के दिखाया जाता है कि आपका इस महीने यदि करेंगे तो आप बिगिनर आ जाएँगे, स्टार्टर आ जाएँगे। इस प्रकार से उसको वाइटल का एक सपना दिखाते हैं। डायमंड क्लब के माध्यम से, डायमंड क्लब, वाइटल, ये 2-3 चीज़ें हैं जस्ट जिसके माध्यम से हम लोग बिज़नेस बड़ा कर पाए हैं। तो पहली साल भी उसी प्रकार से रहा, कि उनको वाइटल में कन्वर्ट करना, वाइटल को सर लेवल में कन्वर्ट करना, रॉयल्टी जैसे लेवल में, स्टार जैसे लेवल में, और सब ये डायमंड क्लब के माध्यम से, अधिकांश जो है डायमंड क्लब के माध्यम से होता है सर। जी, जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी ग्रोथ का राज रहा। निश्चित तौर पे जिन साथियों ने सवाल पूछा था, उनको सही जवाब मिल गया होगा। एक सवाल आया है दुर्गेश्वरी यादव, दुर्गा ध्रुव और दिव्यांशी ध्रुव के माध्यम से। उन्होंने कहा है डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का क्या भविष्य है और महिलाओं को किस तरीके से काम करना चाहिए कि उनको बड़ी सफलता मिल सके? जी सर, तो बहुत अच्छा सवाल रहा है सर ये। कारण ये है कि ये जो बिज़नेस है टोटल महिलाओं से शुरू होता है सर, क्योंकि हल्दी मिर्चा नमक महिलाओं से शुरू होता है, तो महिलाओं के लिए ये बिज़नेस बहुत काम के है, और महिलाओं के लिए बहुत भविष्य है इसके लिए। और दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगा सर, मैं रियल सच्चाई चीज़ बता रहा हूँ जिसको, कि सर हमारे घर में या किसी घर में जब कमाने वाली बहू आती है सर, तो बातें थोड़ा-सा कड़वा है लेकिन सच्चाई है। जब कमाने वाले बहू आते हैं सर, तो जो सास होती है ना, उसको दिया अगरबत्ती के साथ स्वागत करते हैं सर। तो यदि बर्तन को खा पी के छोड़ देती है तो क्या बोलती है सास, रहने दे बेटी मैं मांज दूँगा। कपड़े यदि छोड़ देती है तो क्या बोलती है, रहने दे बेटी मैं साफ कर दूँगा। लेकिन वहीं पे बिना कमाने वाली बहू आती है सर, तो वही जो सास जिसको सम्मान करते हैं, उल्टा-सीधा जवाब देते हैं सर। और आज के समय में चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो सर, और कोई हो सर, नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये बिज़नेस को यदि कर लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, और सबके घर में लड़कियाँ हैं सर, कि मेरे घर में 2 लड़कियाँ हैं, मैंने भी यही सोचा कि लड़की की नौकरी मिलना मुश्किल है, किसी घर में जाएगी, तो बिना इनकम के जाएगी तो हो सकता है हमको ताना दे, लेकिन उसको यदि मैं बिज़नेस जॉइन करा दूँ, उसके पीछे मैं यदि इनकम जनरेट कर दूँ, तो जिसके घर में जाएगी सर इनकम लेके जाएगी 10,000, 15,000, 20,000, तो जिसके घर में जाएगा सम्मान के साथ तो उसको देखेंगे सर। तो ये चीज़ रहा सर कि सम्मान के साथ उसको देखेंगे, तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है सर कि जहाँ भी जाएगी सर, वो बिज़नेस को लेके इनकम लेके जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण है सर, ये महिलाओं का, वाक़ई महिलाओं का बिज़नेस है, क्योंकि महिलाएँ लोग ना सर, जितना हम लोग बात करते हैं उससे ज़्यादा महिलाएँ बात करती है। हमारा जो दायरा होता है सर, वो केवल ड्राइंग रूम तक रहता है सर। लेकिन महिलाओं का जो दायरा होता है ना, वो बेडरूम तक रहता है, किचन तक रहता है। जो चीज़ें हम लोग नहीं बोल पाते हैं, वो चीज़ें महिलाएँ लोग बोल पाती हैं सर। तो ज़्यादा से प्रोडक्ट के बारे में, गुणवत्ता, यदि हम प्रोडक्ट के बारे में गुणवत्ता की बात करें तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता सर, लेकिन महिलाओं लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन से प्रोडक्ट में कितना गुणवत्ता है, और इस गुणवत्ता को जान के, समझ के वो लोग बड़े अच्छे तरीके से फ़ोकस कर सकते हैं सर। और हमको डायमंड क्लब करने में सर कई घर जाना पड़ेगा तब जाके होगा, लेकिन वो लोग आपस में अड़ोसी-पड़ोसी के देख के डायमंड क्लब करा सकते हैं। क्योंकि ना सर, दूसरे एक और चीज़ है सर, हर महिलाएँ ना सर कुछ बचत करना चाहती हैं, और बचत को बता दें कि यही सामान आप पड़ोसी-पड़ोसी में 200, 400, 2000 का, 4000 का दे देंगे, तो आपके पास एक बिज़नेस शुरू हो जाएगा, आपके पास एक बचत आ जाएगी, आपके पास इनकम आ जाएगा। ये चीज़ें हम महिलाओं को एनालिसिस करा देते हैं सर, तो वो बिज़नेस करना शुरू कर देंगी। दूसरा चीज़ है सर, अभी कुछ दिन पहले एक और नया चीज़ एनालिसिस हुआ, मुझे जानकारी हुआ कि मेरी बातें समझने की कोशिश करेंगे सारी महिलाओं के लिए। एक मैसेज है और एक सूचना भी है, संदेश भी है। क्योंकि देखिए सर, महिलाएँ जो होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करती है। मान लें सर, 2 बहुएँ हैं तो आपस में ना चूड़ी के लिए, सलवार के लिए, साड़ी के लिए, साबुन के लिए, इस प्रकार से जब लड़ाई करती है सर, तो अपने सपने के लिए क्यों नहीं लड़ाई करते सर? अपने सपनों के लिए भी लड़ाई करनी चाहिए। सपनों के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई-भाई में युद्ध करा दे,
या सास ससुर को गाली गलौज देना चालू कर दे, जो संघर्ष वो एक साड़ी के लिए, जो संघर्ष एक साबुन के लिए, जो संघर्ष एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने पति को या अपने सास ससुर को बोलती है, तो उसी काम को सपने साकार करने के लिए क्यों नहीं बोली सर? यदि सपने साकार के लिए बोलना चालू कर दे सभी महिलाएँ सर, तो उसका परिवार भी सुरक्षित होगा। और दूसरी चीज़ एक और है सर, एक और चीज़ कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए, क्योंकि आज जेंट्स के जो इनकम आते हैं सर, परिवार को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं सर। इसलिए जितने भी सर्विस वाले होते हैं सर, अधिकतम सर्विस वाले नौकरी करने वाली बहू खोजते हैं, ताकि दोनों की इनकम से हमारा घर बहुत अच्छा सुरक्षित से चल पाए। और सभी लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल है सर। तो ये बिज़नेस यदि जॉइन कर लेते हैं तो इसके पास इनकम जाएगा, सामने वाला उसके हस्बैंड यदि इनकमधारी है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। दोनों यदि एक सर्विस में है, एक आरसीएम बिज़नेस के माध्यम से इनकम आता है, तो उसके परिवार बहुत सुरक्षित है और जो उसके सपने हैं वो पूरे हो जाएँगे सर। और महिलाएँ भी अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करेंगी और अपना जीवन भी उनको भी लगेगा मैंने अपने सपनों को साकार कर रही हैं और करेंगे भी सर। तो यही रहा सर। ओके सर। जी, बहुत बढ़िया। हमें खबर लगी है सर आपके बारे में जब हमने जानकारी जुटाई तो, कि आपकी जिस आईडी पे आप एक बड़े मुकाम को आपने हासिल किया है, उस आईडी के मालिक आप नहीं हैं बल्कि उसकी मालकिन द्रौपदी भाभी है, ऐसा हमें खबर लगा है। क्या सही है ये? ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आईडी मैडम की है और मैं तो उसका सर ये मालिक है सर और मैं तो उसका केवल कर्मचारी हूँ सर। जैसा-जैसा बोलते हैं मैडम वैसा-वैसा आज कर रहा हूँ सर। क्योंकि सारे अकाउंट उसी के हैं, इनकम उसी के आते हैं और बिज़नेस भी उसी के नाम से है। दूसरा बहुत चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, इसलिए मैडम की आईडी है और शुरू से पता नहीं उसी के नाम से मैं किया हूँ, क्योंकि मुझे लगा महिलाओं के नाम से करने से ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा साक्षात प्रकट हो जाते हैं और जल्दी सफलता मिलती है। और वो बहुत वाक़ई बढ़िया, में मिला सर। तो मैडम के बहुत नाम से बढ़िया। आईडी है सर, मेरी नहीं है सर। मेरा आईडी कहीं पे नहीं लगा है सर। ओके जी, सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में आपके तरफ से काम हो रहा है जी और सर। सभी साथियों को करना भी चाहिए। एक सवाल है किरण साहू जी का और सुनीता धीरज जी का, कि लोग इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं, लेकिन जी, बहुत जल्दी वो किसी कारण से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका जी। क्या कारण हो सकता है और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कि हमारे लोग ज़्यादा निष्क्रिय ना हों? जी सर। वो असलियत में होता क्या है नामदेव सर जी, ये बिज़नेस में सर 3 टाइप के लोग आते हैं सर। सबसे पहले तो हमको ये एनालिसिस करना है कि हमारे अपलाइन बोलते हैं, विशेषज्ञ भी बोले हैं सर, कि ज्वाइन हमको सबको कराना है, लेकिन काम सबके साथ नहीं करना है। ये बात थोड़ा-सा बहुत कड़वी बात है, लेकिन बिल्कुल सच्चाई सर। ज्वाइन हमको सबको कराना है, लेकिन काम सबके साथ नहीं करना है। हम सबके साथ काम करना चालू करते हैं ना, तो क्या होता है सर, इसमें 3 टाइप के लोग आते हैं। पहले तो ये है कि कुछ ना ये बिज़नेस को लॉटरी समझ के आते हैं, कि ज्वाइन किया और कुछ मिल जाएगा। ऐसे लोग सर 8 दिन 15 दिन से ज़्यादा करते नहीं है सर। दूसरा है कुछ लोग ना किस्मत को लेके आते हैं कि मेरी किस्मत में हो सकता है 2 लोगों को ज्वाइन करा दूँगा और बिज़नेस मेरा धड़ल्ले से चल जाएगा। एक लाइन में एक व्यक्ति ज्वाइन करा दूँगा, दूसरी लाइन में दूसरे को और मेरा बिज़नेस अपलाइन कोई लोग सँभाल लेंगे और मेरा बिज़नेस चल जाएगा। तो दूसरे टाइप के ये लोग आते हैं सर। तीसरे टाइप के जो लोग आते हैं, आने के लिए तीनों एक ही प्रकार से आते हैं सर। लेकिन उससे यदि हम लोग बिज़नेस काउंसलिंग करें, उससे यदि बात करें और इसके बारे में बताएँ कि ये बिज़नेस ना तो लॉटरी है, ना तो किस्मत के भरोसे में चलता है, ये बिज़नेस केवल मेहनत के भरोसे में चलता है और जो भी आपके पास इनकम आएगा, आपकी बदौलत आएगी। आपके कर्मों की बदौलत आएगी, आपके काम की बदौलत आएगी। यदि हम उसको एनालिसिस करा देते हैं, जानकारी दे देते हैं, काउंसलिंग कर लेते हैं, तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। और जो करने के लिए तैयार हो जाएँगे सर, मैंने एक पैरामीटर बनाया है। पैरामीटर में ये है सर कि सबसे पहले वो व्यक्ति को हमको देखना है नैतिक है कि नहीं है। यदि नैतिक नहीं है, तो उसके साथ टाइम लगाना बिल्कुल बेकार है सर। दूसरा टिप है सर, वो थोड़ा समझदार है कि नहीं है। यदि समझदार नहीं है, तो उसके पीछे में टाइम लगाना बिल्कुल बर्बादी टाइम का बर्बादी करना है सर। तीसरा है सर, उसके बिज़नेस में या जीवन में कुछ बढ़ने के या कुछ जीवन में सपने हैं कि नहीं है। वो जीवन में कुछ करना चाहता है, गरीब है, अमीर है, पढ़ा-लिखा है, नहीं पढ़ा-लिखा है, ये मायने नहीं रखता सर। लेकिन किसी भी जीवन में आगे बढ़ने की लालसा है कि नहीं है। यदि उसके जीवन में आगे बढ़ने की लालसा नहीं है, तो वहाँ पर भी टाइम वेस्टेज करना बेकार है सर। तो ये 3-4 चीज़ें पहले एनालिसिस करता हूँ, सिर्फ नैतिक है कि नहीं है, वो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है कि नहीं है, वो समझदारी से काम कर रहा है कि नहीं है, कोई शाम के समय में उल्टा-सीधा काम थोड़ी करता है। ये 4-5 चीज़ें पहले एनालिसिस कर लेते हैं सर, उसके बाद उसके पीछे हम काम करते हैं, तो अधिकांश लोग सर ना लगभग 70 से 80% रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आते हैं सर। जी, जी। असलियत में क्या होता है, हम जॉइन कराते हैं और सीधा काम में लग जाते हैं, उसके पीछे हम काम करना शुरू कर देते हैं। जब उसको बिज़नेस समझ में आता है, तब तक हमने अपना समय लगा चुके रहते हैं, वो बिज़नेस से आउट आउट हो चुके रहते हैं सर। तो सबसे जी। पहले काम ये है सर, हमको पहले किसी के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, पहले एनालिसिस कर ले सर, उसके पीछे में उसके विज़न क्लियर कराएँ और लगे कि इसके पीछे में हमको काम करना चाहिए, तभी उस वहाँ पर ज़्यादा समय लगाना चाहिए सर। जी, जी। और मान लें कोई 1 महीना, 2 महीना करते हैं, उसके पीछे में यदि वो छोड़ते हैं बिज़नेस को और उसको 1-2 बार प्रयास करें सर बिज़नेस को करने का, विज़न दिखाने का, यदि नहीं करता है, तो उसके पीछे हम टाइम लगाना बेकार है सर। मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करता उसके पीछे हम टाइम लगाने, उसके नीचे में जो आए रहते हैं, उसके पीछे हम काम करना शुरू कर देते हैं सर।
तो यही है सर, हुआ टू सर। मतलब अपने को एम्बिशियस लोगों की तलाश करनी है, जिनके कुछ सपने हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। जी सर, अपन ऐसा बिल्कुल बोल सर। सकते हैं कि एक किसान धान की बीज डालता है खेत में, सारे जी, धान नहीं उगते, कुछ चिड़िया खा जाती है, कुछ सड़ गल जाते हैं, लेकिन जो भी उगते हैं वो पर्याप्त फसल देते हैं। जी वैसे ही सर, जो हमारे टीम में महत्वाकांक्षी लोग होंगे, यदि हमने उनकी केयर कर दी, उनको डेवलप कर दिया, उनका विकास कर दिया, तो जी, निश्चित तौर पे हमारे बिजनेस का विकास हो जाएगा। थैंक यू सर। जी सर। एक मुकेश दास जी हैं, वो उनका सवाल है कि किसी व्यक्ति का यदि परिचय का दायरा ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं इनका सोशल सर्कल नहीं होता, तो जी, जिनका परिचय का दायरा नहीं है, क्या ऐसे लोग भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ सर, वो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका सर सोशल सर्कल हाँ, बने? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सर, और इसके जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ सर। जी। क्योंकि मेरे पास ना आरसीएम बिजनेस के पहले मेरे बड़े भैया हैं, जीवन जी बता सकते हैं, और मेरे टीम वाले भी बता सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के पहले सर कि मैं एक भी व्यक्ति से मेरा रिलेशन नहीं होता था। मैं बहुत संकोची प्रकार का लड़का था, घर से बाहर नहीं निकलता था। मैडम भी यदि पास में है वो बता सकती है। हमारे घर में मेहमान आते थे तो मैडम लोग बात करते थे, मैं उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता था। बड़ा संकोची था, पसंद नहीं करता मतलब पसंद नहीं था, या बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ज़्यादा पहचान के दायरे नहीं थे, ज़्यादा दोस्त यार नहीं था, और ज़्यादा रिलेशन में भी मैं किसी काम में भी जाता आता नहीं था सर। लेकिन बिज़नेस जॉइन किया तो एक बात मुझे समझ में आई अपलाइनों के माध्यम से, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएँ बोले सर। अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएँ। मैं सोचा मुझे मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन जिसके पास लिस्ट है उसको यदि जॉइन करा दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन बोलने वाले को जॉइन करा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे पास साधन नहीं है, यदि साधन वाले को जॉइन करा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। इस प्रकार से अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाया सर। लिस्ट मेरे पास नहीं हुआ करता था, लेकिन जिनके लिस्ट होते थे उनको मैंने जॉइन करा दिया सर। उनके पीछे हम काम करना शुरू किया और आज टीम बन गया सर। बहुत बढ़िया। तो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के काम हम कर सकते हैं सर। ओके बहुत सर। बढ़िया। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जिस चीज़ की कमी है, उस कमी को अपने डाउनलाइन से या अपलाइन के माध्यम से सपोर्ट लेके पूरा जी कर सर। सकते हैं और लिस्ट बढ़ाने की कोशिश करें। तो आज दुनिया भर के संसाधन हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, अलग-अलग ग्रुप में आज कनेक्ट रहते हैं, बातचीत करने की शुरुआत करें, संकोच और त्यागें। सर जी, बीच में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लिस्ट तो रहते हैं सर। असल में हमारे विशेषज्ञ बोलते हैं कि एक 20 साल का लड़का जो रहता है उसके पास जाने-अनजाने में लगभग 2000 के लिस्ट होते हैं बोलते हैं। जी, 2000 लोगों को पहचानता है। असल में लिस्ट हम इसलिए नहीं बना पाते हैं कि हमारे जब तक सपने क्लियर नहीं होते सर, विज़न क्लियर नहीं होते हैं, बिज़नेस हमको मिलने क्या वाला है, ये जब तक हमको जानकारी नहीं रहता तो सब चीज़ों की समस्या आती है सर। मेरे पास भी समस्या आया था, पहले मैं लिस्ट नहीं हुआ नहीं करता था, लेकिन जब बिज़नेस में समझ में आया, मेरे पास ना सर 50 लोगों की लिस्ट नहीं थे। मेरे अपलाइन बोले कि 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, तो 50 लोगों की लिस्ट नहीं था। लेकिन जैसे मैंने मीटिंग-वूटिंग समय सेमिनार में गया, अपलाइन की संगत में रहा, अपलाइनों के माध्यम से मीटिंग सेमिनार में देखा, तो वहाँ सर मेरे ही पास जो 50 लोगों की लिस्ट नहीं था सर, मैंने अपने पुराने कॉपी रखा हूँ मैं, उसमें ना 1000 लोगों की लिस्ट मैं ही बनाया सर। जो केवल 50 लोगों की लिस्ट नहीं था मेरे पास, लेकिन जब बिज़नेस समझ में आया तो मेरे पास 1000 का लिस्ट मैं खुद ही बनाया सर। जी, और जी, मेरे पास 1000 की लिस्ट अभी भी है, लेकिन उसमें से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाया हूँ मैं, केवल 50 से 60 लोगों को मिल पाया हूँ। और अभी भी मेरे पास 950 की लिस्ट मेरे पास पड़े हैं सर। बहुत बढ़िया। उनके पास जाने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि टीम के साथ काम करना है इसलिए। तो लिस्ट रहते हैं सर, बस हमारे विज़न क्लियर नहीं रहते ना, इसलिए लिस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है सर। जी, ओके सर। निश्चित तौर पे जब किसी घर में शादी होती है रोहित जी, तो मुझे लगता है कि जी, 500 कार्ड भी कम पड़ जाते हैं कई बार। जी, जी, यानी जी, बिल्कुल सर। दायरा सही तो है, परिचय जी, तो जी, है, लेकिन उन लोगों को कहीं न कहीं हम बिज़नेस के लायक नहीं मानते, इस कारण उन तक अपनी अप्रोच नहीं पहुँचते नहीं हैं। और जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमने प्रयास किया, तो जब खाने के लिए 500 लोग आ सकते हैं, तो कमाने के मामले में क्यों नहीं आएँगे? निश्चित तौर पे आएँगे, एक पहल करनी पड़ेगी हमें। एक सवाल है उर्मिला ध्रुवंशी जी का कि आप जी सर। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो ये चीज़ें आप सब कैसे कर पाते हैं? हमेशा पॉजिटिव रहना कैसे हो पाता है? और हाँ लोग सर, कैसे पॉजिटिव रहें, उनको क्या करना चाहिए? सर इसके लिए एक कहना चाहूँगा क्योंकि कभी-कभी आध्यात्मिक में भी हमको जाना चाहिए सर क्योंकि प्रकृति में आए हैं, हमारा जन्म यदि हुआ है तो कहीं न कहीं भगवान है या ईश्वर है, मानते हैं नहीं मानते अलग मैटर है सर, वो सामने वालों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो मानता हूँ सर भगवान को या ईश्वर को। तो सर ये बात मुझे समझ में आई कि हमको जो भी मिला है सर पूरा ना बोनस है सर। हमको जो भी आज मिला है कि बोनस है क्योंकि हम जब जन्म लिए, मैं ये नहीं कहता कि संतोषी सदा सुखी वाले विचार में मैं नहीं हूँ सर, वो नहीं कहना चाहूँगा कि संतोषी सदा सुखी ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन हमको जो भी मिला है सब बोनस है सर। हम इस दुनिया में आए ना सर, हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, बिना कपड़ा के आए हैं, हमको जो कपड़ा मिला है वो बोनस है सर। हमारे पास जो रिलेशन बना है वो बोनस है सर। हमारे पास जो मकान मिला है वो बोनस है, हम लोग जो ज़मीन खरीदे वो बोनस है, हमको जो मोटरसाइकिल, कार, बंगला, ऐशो-आराम सबकी जो चीज़ें मिली है सब बोनस है सर। तो इसी दुनिया में आके जब मिला है सर, तो कोई चीज़ें मान ले चला भी जाता है, तो इसके लिए हमको अफ़सोस नहीं होना चाहिए सर। तो मैं हमेशा सोचता हूँ इसी दुनिया में तो आए, तो इसी दुनिया में तो कमा के जाएँगे, लेके तो नहीं जाएँगे। हाँ, लेकिन मेहनत करना है, कर्म के ऊपर भरोसा करना है और हमेशा अच्छा ही सोचना है।
क्योंकि यदि हमको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, बोनस के रूप में दिया है, तो यदि चला भी जाएगा तो गम किस बात का सर? क्योंकि जब मिलता है तो ज़्यादा खुश भी तो नहीं होते हैं, तो चले जाने का काहे का गम सर? जी तो गम नहीं करना है, मैंने हमेशा सकारात्मक सोचा है। यदि ये भी सोचता हूँ यदि चला गया तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला उससे ज़्यादा देगा और हमेशा देते आया है सर। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, कर्म पर भरोसा रखना है सर। मैं भगवान को पूजा-पाठ तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन कभी भगवान के सामने गिड़गिड़ाया नहीं सर, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। मेरा मन ये कहता है कि सर कर्म करूँगा कैसे नहीं देगा भगवान, देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं देंगे? इस प्रकार से जिद वाला काम करता हूँ सर और सकारात्मक रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कहानी मेरे ऑफलाइन बताए हैं और जिसमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं बोलते हैं सर। जी सोचना हमारा काम है सर अच्छा, अब जब सोचना हमारा काम है तो क्यों ना अच्छा सोचे, बुरा सोच के क्या सर, बुरा सोच के कुछ तो कर नहीं सकते, इसलिए अच्छा ही सोचे सर और अच्छा ही करें। ओके बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे रोहित जी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक नए दिन का आनंद लेने का मुझे मौका दिया है और वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और कभी कुछ नहीं माँगता, हमेशा उनको धन्यवाद ही देता हूँ, जो भी चीज़ आज तक मुझे मिल पाई उसके लिए, है ना? और सामर्थ्य माँगता हूँ कि मुझे साहस दीजिए, मुझे संघर्ष करने की क्षमता दीजिए कि मैं अच्छा कुछ कर पाऊँ। तो निश्चित तौर पे ये पॉजिटिव रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। सतीश जी और विनोद जी का एक सवाल आया है कि अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए और उस नेटवर्क को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संक्षिप्त में जवाब यदि हो पाए सर, तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहला सर रिलेशन, क्योंकि ये बिज़नेस में कुछ काम नहीं आने वाला है, हमारे यहाँ पे बोलते हैं, कुछ भी बिज़नेस को यदि हम सर देखिए कभी-कभी हम लोग बिज़नेस को बिज़नेस के रूप में करेंगे कभी काम नहीं होगा सर। हमेशा बिज़नेस, 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 बिज़नेस नहीं बोलना है सर। हमेशा रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन बोलना है। यदि दिल से रिलेशन हो जाए तो सामने वाला सब कुछ करने को तैयार हो जाता है सर। और हमारे ऑफलाइन बोलते हैं और सतीश पंडित जी बोल के गए हैं सर, यदि सामने वाले के यदि आप दिल से मान लेते हैं तो अपना दिल निकाल को देने के लिए तैयार हो जाते हैं बोलते हैं सर। तो यदि हम दिल से किसी को यदि रिलेशन बना लें सर, दिमाग से नहीं सर, क्योंकि ये बताते हैं विशेषज्ञ लोग बोलते हैं सर, हम यदि दिमाग से बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग तक ही जाता है, या कोई चीज़ें हम दिल से बोलते हैं तो सामने वाले के दिल तक जाता है। तो कोई भी काम करें हम दिल से करें सर। तो सबसे पहला काम करना है हमको, रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन यदि हमारा मजबूत रहेगा सर, तो बिज़नेस हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा और मैं हमेशा रिलेशन को ही हमेशा प्राथमिकता दिया हूँ सर। मेरा बिज़नेस प्राथमिकता नहीं रहा है सर, बिज़नेस तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले रिलेशन बनाना है, रिलेशन मजबूत करना है, उसके बाद बिज़नेस तो अपने आप होगा सर। ओके जी, सर। थैंक यू। मतलब ये बोल सकते हैं कि जहाँ संबंध है वहीं बिज़नेस है, तो संबंधों को बिल्कुल सर, मजबूत बनाने पे प्रयास किया जाए और उसपे अच्छा मेहनत की जाए ताकि संबंध अच्छा रहेगा तो बिज़नेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले अ, संबंध है सर, संबंध रहेगा तो सब काम होगा सर। जी। जी, जी, जी। इस इंडस्ट्री में सर सफलता पाने में आपके अपलाइन का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ में? थोड़ा इस पे बताने की कोशिश करेंगे? सर ये सफलता जो मिली है सर वो मेरी नहीं है, पूरा-पूरा योगदान ऑफलाइन का है सर। क्योंकि ये बच्चे यदि पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, कोई सफल इंसान बन जाते हैं, कहीं बड़े पोस्ट में चले जाते हैं, तो यदि बोलते हैं कि ये सारी सफलता मेरे हैं, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है सर। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना-लिखाना माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे लोग पढ़ा-लिखा के बड़े कर देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो ये मैंने किया, ये बिल्कुल सरासर गलत है सर। मैं यहाँ तक जो पहुँचा हूँ सर, तो मैं पूरे-पूरे सहयोग, पूरा-पूरा श्रेय ऑफलाइन को देता हूँ सर। क्योंकि बहुत बिज़नेस के बढ़िया। बारे में ना मुझे कुछ जानकारी थी, कैसे करना है, क्या करना है, ये ना जानकारी थी। तो मुझे पग-पग में उँगली पकड़-पकड़ कर मुझे सिखाएँ, पढ़ाए, लिखाएँ, आगे बढ़ाएँ और इस सभी का श्रेय मैं पूरे ऑफलाइन को देना चाहूँगा सर। मिस्टर शालिग्राम साहू जी, मिस्टर जैन सर, मेरे जितने भी ऑफलाइन हैं सर, वो सभी को श्रेय है सर। उनके ही कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें मेरे केवल 10% योगदान सर, 90% तो काम उन्हीं का है सर। बहुत जितने भी बढ़िया। ऑफलाइन है उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे सर और उनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पूरा श्रेय सर, जितना भी श्रेय करूँगा सर, सब श्रेय ना ऑफलाइन को जाता है सर। बहुत वर्थ बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। एक सवाल है लक्ष्मी हलमारे जी महाराष्ट्र से पूछते हैं कि इस बिज़नेस में नेटवर्क बनाने के साथ-साथ रिटेलिंग का कितना महत्व है? और क्या आप रिटेलिंग कर पाते हैं इतनी व्यस्तता में भी? जी सर। देखिए बिज़नेस में केवल 3 चीज़ें करनी है सर हमको। ये बिज़नेस में हमको बिल्ड करना है तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले सेलिंग, दूसरा है सर नेटवर्किंग और तीसरा है माइंडसेट। ये 3 चीज़ें यदि हम करने में महारत हासिल कर लेंगे सर, तो हमारा बिज़नेस हमेशा ग्रोथ करेगा। सेलिंग, नेटवर्किंग और सेलिंग करना है, नेटवर्किंग करना है और माइंडसेट सर। माइंडसेट यदि कर लेते हैं टीम का, अपना खुद का, तो बड़े काम हो जाते हैं। सेलिंग तो करना है सर। मैं शुरुआत में जब काम किया तो सेलिंग को मैं किया तो हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ सर। मैं जो सेलिंग 5,000 10,000 बिज़नेस वालों के लिए बस करता हूँ सर। तो बहुत दूर-दूर तक नहीं गया हूँ सेलिंग के लिए। जो अड़ोसी-पड़ोसी आ जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी देता हूँ और अभी मेरे घर से ही बहुत सारे लोग सामान लेके जाते हैं। हाँ, टीम को सेलिंग करना सिखाया हूँ सर और उसके साथ गया हूँ। शुरुआती दौर में मैंने भी सेलिंग किया हूँ। अभी सेलिंग करने की टाइम नहीं मिलता सर सेलिंग करने के लिए, लेकिन सेलिंग करना चाहिए क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति सेल्समैन है सर और जितना ज़्यादा अच्छा सेल्समैन है सर, दुनिया का सबसे महान इंसान वही बने हैं सर। तो सेलिंग हमको ज़रूर करना चाहिए सर और मैं नहीं कहता कि आप 15,000 20,000 का करें, लेकिन एक निश्चित कम से कम 5,000 बिज़नेस वालों तक मुझको यदि आपके घर में उपयोग हो जाता है तो करें
और नहीं तो मिनिमम 5,000 बिजनेस वैल्यू तक हर व्यक्ति को सेलिंग करनी चाहिए सर। मैं ज्यादा भी नहीं कहता, लेकिन मिनिमम कम से कम डायमंड क्लब तक अपना सेलिंग करना चाहिए सर। ओके सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायमंड क्लब ही सफलता का सबसे शॉर्टकट जी जी फार्मूला जी है। सर। तो हर साथी इतना रिटेल जरूर करें तो जल्दी बड़ी सफलता मिल सकती है। जी सर। जीवन निर्मलकर जी और विजय जी का एक सवाल है कि जब आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जो किसी भी कार्य में उतनी आसान नहीं थी सामान्य लोगों के लिए, जैसे देख पाते हैं कि कई लोगों ने अपना खुद का आइलैंड यानी समुद्र के बीच का टापू खरीद लिया है, कुछ लोगों ने अपना क्रूज पानी की जहाज खरीद ली है, कुछ लोगों ने चार्टर प्लेन खरीदा है, कुछ लोग अपना खुद के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, कार बंगला सारे ड्रीम्स को पूरे किए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को लेकर मार्केट में निगेटिविटी ज्यादा है। तो हम इस निगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं रोहित जी। जी सर। असलियत में क्या है सर, जितने भी अचीवमेंट आया है सर, वो अधिकांश भारत से बाहर हैं और वो इस प्रकार के बिजनेस मार्केट में बहुत सारे चले सर। तो असलियत में लोगों को सही जानकारी नहीं है, जो नेगेटिविटी है उसको पूर्णतः जानकारी नहीं है कि बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, और सफलता तो है लेकिन उसके नजदीक में नहीं है सर। हम उसको एनालिसिस नहीं करवा पाते, समझा नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं। ये जो बहुत सारे अचीवमेंट जो आए हुए हैं वो बाहर में है, हमारे देश में बहुत कम है, और हमारे देश में है तो हमारे पहुंच से बहुत दूर है। दूसरी चीजें सर, बहुत सारे कंपनी आए सर जो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा के चले गए हैं, तो इसका नुकसान कभी कभी अच्छे कंपनी को भी झेलना पड़ता है सर। दूसरी चीजें हैं सर, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग है बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है सर, और हमारे देश की अभी शुरुआत है, केवल 20 साल तो हुआ है सर। और मैं बताना चाहूंगा सर, जब खेती बाड़ी की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में सब लोग विरोध किए सर, और लेकिन कुछ लोग सपोर्ट किए, जो सपोर्ट किए वो आज अच्छे मुकाम में है। व्यापार आया तो सब लोग शुरुआती दौर में विरोध किए सर, लेकिन जब उसके बारे में लोगों को समझ में आ गया तो आज बिजनेस अच्छी जगह चल रहा है सर। बिजली आई, शुरुआती दौर में विरोध किए सर। तो कब तक विरोध करते हैं? जब तक किसी चीज की ना पूर्णतः जानकारी नहीं होता तब तक विरोध करते हैं। सभी लोगों को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है कि बिजनेस क्या दे सकता है, क्या है, और आने वाला समय का भारत का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी होगा, इंडस्ट्री होगा, भारत के ही नहीं सर पूरे विश्व का। ये जो आरसीएम में आ गए हैं, कुछ दिन तक काम किया, उसको पता है सर, लेकिन आम इंसान सामान्य लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है, इसलिए इसके बारे में नेगेटिविटी बताई जाती है सर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है सर कि हम सफल हो जाएं और सफल होकर सामने वाले को बताएं कि ये बिजनेस वाकई में अच्छा है, तो सब लोग करने को तैयार हो जाएंगे सर। इसके लिए जरूर थोड़ा सा समय लगेगा, और गवर्नमेंट बोल रही है सर, पूरा इंडस्ट्री बोल रही है, विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस होगा, तो होगा जरूर सर, लेकिन उनके लिए होगा जो बिजनेस को अभी स्वीकार कर लेंगे और आने वाले समय में वाकई में अपना पूरे सपने साकार करते रहेंगे सर। ओके सर। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे सरकार इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। सरकार ने 2016 में इसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। इसको 11वीं की कॉमर्स की किताबों में पढ़ाना शुरू कर दिया है। सीबीएसई में साथ में उसको एमबीए के कोर्स में शामिल कर दिया गया है। नीति आयोग के मुखिया जो भारत का नीति निर्धारण करते हैं वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आप भारत के इकोनॉमी के ड्राइवर हैं, हम आपकी विशेष कद्र करते हैं, ऐसा नीति आयोग के मुखिया का कहना है। तो निश्चित तौर पे लोगों को समझना चाहिए, और सफलता भी अब नजदीक के लोगों को मिलने शुरू हो रही है। आप जैसे लोगों को सफलता मिल रही है तो निश्चित तौर पे लोगों को अब समझना ही पड़ेगा। सर, सार्वजनिक मंच से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में अभी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं लगभग कितनी इनकम आ जाती होगी, कुछ नौकरी को छोड़ के ना, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। यदि हम मार्च की बात करें सर, तो मेरे नहीं है, वो मैडम की आईडी है। मैडम के आईडी में लगभग 1,63,000 आए सर। मेरा बच्चा जो कामेश है उसके और स्टार प्लेटिनम रहे सर, उसकी इनकम लगभग 39,000 है, और एक और लड़की है जिसका मैंने स्टार हुआ है, उसकी इनकम 17,000। तो कुल मिला के बात करें सर तो मार्च से जो इनकम आया है 2,20,000 है। लेकिन एवरेज इनकम की बात करें सर, जो हर मंथली आता है, क्योंकि मार्च में बिजनेस बढ़ता है सर, नेगेटिविटी नहीं है सर, ओरिजिनल चीजें बता रहा हूँ। मार्च में बिजनेस बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, लेकिन यदि एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 1 लाख के आसपास महीने की इनकम आ जाती है हमारे परिवार की, जो मेरे बच्चे और मेरे करके सर लगभग 1 लाख के आसपास आती है सर। बहुत बढ़िया, मतलब 6 फिगर की इनकम आपके घर मेंटेन रहती है। निश्चित तौर पे नौकरी की इनकम से शायद 2 गुना बड़ा हो चुका होगा ये इनकम, और आपके हर सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा होगा। ठीक है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कोई आपकी फेवरेट बुक या कोई फेवरेट ऑडियो जिसके बारे में आप बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी उस किताब का और उस ऑडियो का फायदा ले सकें। रोहित जी। जी सर। तो सबसे पहले सर, ये पुस्तक में सबसे पहले पुस्तक है कि कॉपीकैट मार्केटिंग। सर, जो भी ज्वाइन करता है, मैं मेरे टीम में अधिकांश हम लोग कोशिश करते हैं, जो ज्वाइन होते ही सबसे पहले हम लोग ना कॉपीकैट मार्केटिंग देते हैं सर, क्योंकि कॉपीकैट मार्केटिंग एक इतना बेहतरीन पुस्तक है। सबसे पहला काम यह है कि बहुत छोटा है, पतला है, तो लोगों को सर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, बहुत छोटा है ऐसा करके ले जाते हैं। लेकिन उसको जब पढ़ते हैं सर, तो उसमें ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया है, कॉपी के बारे में बताया गया है। हम जितने भी काम किए सर कॉपी करते हैं,
तो पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा सर। सबसे पहले कॉपीकैट मार्केटिंग पुस्तक को हम लोग देते हैं, और मेरी मनपसंद पुस्तक है कॉपीकैट मार्केटिंग, और दूसरा सबसे प्रमुख पुस्तक है सर जीत आपकी। ये 2 पुस्तक मैं हमेशा सजेस्ट करता रहा हूँ सर, और ये मेरे मनपसंद पुस्तक है सर। और आइडियो में बात करें सर, तो 4 आइडियो हमेशा मैं टीम को देता हूँ सर। जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं तो 4 आइडियो उसके कॉपी में, उसके डायरी में नोट करता हूँ। मुझे मनपसंद ये 4 आइडियो है सर। सबसे पहले सर निर्णय की ताकत, दूसरा है सर 45 साल या 5 साल सुरेंद्र वत्स जी के हैं, और तीसरा है सर कि आपके 3 दुश्मन, और चौथा है सर आरसीएम है क्यों। यदि 4 आइडियो को किसी को हम सुना दें ईमानदारी से, यदि सुन ले और सुना दे सर, तो बिजनेस को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे सर। ये 4 आइडियो है, ये मेरे मनपसंद आइडियो है सर, और शायद ये बिजनेस को क्लियर करने के लिए या बिजनेस को सफल बनाने के लिए भी 4 आइडियो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है सर। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो ऑडियो आपने जो बताया, 4 ऑडियो और जो किताबें बताई, निश्चित तौर पे ये चीजें मददगार साबित होंगी। धनंजय वैष्णव जी पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका रोल मॉडल कौन है? सर रोल मॉडल तो हमेशा मेरे अपलाइन रहे हैं सर, जिसमें सालिक सर हैं, जैन सर है, और सबसे प्रमुख रोल मॉडल मेरा है सर, मैं जिनको हमेशा मानता हूँ तो ए सत्री सर को मैं मानता हूँ सर, और सुरेंद्र वत्स जी, क्योंकि इनकी जो बात होते हैं सर, कि सुरेंद्र वत्स जी चाहे किसी भी टीम के लिए रहे सर, एक कॉमन सा बात करते हैं हमेशा, और हमेशा रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि विचार हमेशा मैच करते हैं सर, और मैं हमेशा रिलेशन के ऊपर बात करता हूँ, और वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं सर। ए सत्री सर हैं सर, और सुरेंद्र वत्स जी, और इनके अलावा हमारे सभी अपलाइन मेरे रोल मॉडल में सर, जिसमें सालिक सर है, जैन सर है, अजय चौधरी सर है, जिसको बहुत मानता हूँ सर मैं, और स्पेशली आपको भी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित जी, एक खतरनाक सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं मैं कि कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी वो नौकरी या बिजनेस में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप उस समय क्या करेंगे? सर पहली बात तो ऐसा नौबत नहीं आएगा, कारण ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम को अलग रखा हूँ, बिजनेस के टाइम को अलग रखा हूँ सर। बिजनेस के टाइम में स्कूल का काम नहीं करता, और स्कूल के टाइम में बिजनेस का काम नहीं करता, तो ऐसा नौबत नहीं आएगी सर। जी ओके जी, सर, थैंक यू। तो एक यदि सवाल हम और दोनों है सर, एक चीज है, दोनों काम को यदि मैनेज करना सीख जाए सर, तो आखिर ना नौबत किस बात की आएगी। यदि गवर्नमेंट मुझे बोलेगा, गवर्नमेंट यदि शिकायत करता है, तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड देखेगा ना सर, स्कूल का टाइम टेबल देखेगा, क्योंकि शिकायत कौन करेगा, स्कूल के टाइम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कूल का काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी अभी एक नए आपको ताजा जानकारी बता रहा हूँ सर, मेरे हेड मास्टर जी है, जिसको ना किसी टीचर को, क्योंकि ना सर जब आगे बढ़ते हैं कहीं कहीं उंगली करना शुरू कर देते हैं, या कोई पीछे पड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे हेड मास्टर को कोई शिकायत की है कि आपके जो स्टाफ में जो टीचर है रोहित, कभी आरसीएम रात दिन करता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता। तो मेरे हेड मास्टर उसके ऊपर भड़क गए सर। मेरे हेड मास्टर साफ साफ बोले, आपको जो भी बात करना है स्कूल में आगे बात करें, कि स्कूल में टीचर कितने टाइम आता है कि नहीं आता, रोहित के बारे में बात करना है तो स्कूल में आगे बात कर, उसको देख पहले टाइम में आता है कि नहीं आता, उसके बाद में बात करना। तो उसकी बोलती बंद हो गया सर। तो मेरा बताने का मतलब सर, कोई भी काम को हम ईमानदारी से करते हैं तो ऊपर वाला पूरा देखता है सर। हम यदि टीचर जब आपको ईमानदारी से करे तो उसको भी ऊपर वाला देखता है। हम अभी डायरेक्ट सेलिंग को ईमानदारी से काम करते हैं, अपने टीम को यदि हम ईमानदारी से देखते हैं सर, तो ऊपर वाला सब देखता है सर। कर्म करिए सर, अच्छा कर्म करेंगे, ऊपर वाला अपने आप देखता है सर, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, 100% मिलेगा सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे अपने काम में एक तालमेल बना के हमें चलना चाहिए। ये एक सवाल है मोहित जी का, प्रदीप गर्ग जी का, और मुनेश जी और भूपेंद्र जी, चारों साथी एक सवाल कर रहे हैं कि जैसे आज काम करने का तरीका बदल गई है, हम वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, घर बैठे काम कर रहे हैं, डिजिटल वर्किंग कर रहे हैं, तो आगे अनलॉक हो जाएगी, जब माहौल खुल जाएगा, तो क्या यह डिजिटल वर्किंग फिर भी मददगार हमारे लिए साबित होगी? बिल्कुल सर, काफी अच्छा सवाल है सर, और बिल्कुल मदद करेगी सर। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि सर, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें या आरसीएम बिजनेस की बात करें, तो सन 2000 से लेके 2011 का वो जो बिजनेस था, जो टाइम था, मैं उस समय तो हर बिजनेस को ज्यादा नहीं समझा था, लेकिन मैं समझ में आया जहां तक एनालिसिस किया, क्योंकि मैं साइंस का टीचर रहा हूँ और हूँ अभी भी। तो मैंने एनालिसिस किया सर कि 2000 से लेके 2011 का जो बिजनेस था वो ज्वाइनिंग प्रोसेस बिजनेस था। उसमें अधिकतर ना 70 से 80% ज्वाइनिंग से बिजनेस होता था सर। 2011 में ना ट्रिक बदल गया सर। 2011 के बाद में बिजनेस में बदलाव आया, और 2011 के बाद जो 2012 से बिजनेस हुआ, तो 2012 से लेके 2020 का जो बिजनेस था, ज्वाइनिंग प्लस एजुकेटेड था सर, ज्वाइनिंग प्लस एजुकेशन। क्योंकि 2012 से लेके 2020 के बीच में ना बिजनेस में ज्वाइनिंग भी आया, और जो अपनी टीम को एजुकेटेड किए, काउंसलिंग किए बार बार, उसका बिजनेस में ग्रोथ आया सर। तो 2000 से लेके 2011 बीच में जो अपने आप को नहीं बदला, उस समय जो बड़े बड़े लेवल में थे, उन लोग सोचे नहीं हम लोग ज्वाइनिंग से थे, बड़े बड़े लेवल में आ गए, उन्होंने अपने आप को चेंजेस नहीं किए सर, उसको नुकसान हुआ सर। लेकिन जिन्होंने चेंजेस अपने आप को कर लिया, उसको बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। अब अभी आया सर 2011 से लेके 2020 का जो बिजनेस रहा सर, वो ज्वाइनिंग प्लस एजुकेशन था सर। ज्वाइनिंग प्लस एजुकेशन मतलब ज्वाइनिंग और साथ में काउंसलिंग।
और 2020 के बाद जो बिजनेस चलेगा सर, वो 3 चीजों में जो महारत हासिल करेंगे वो बिजनेस उसका बहुत ग्रोथ करेगा सर। वो पहला होगा ज्वाइनिंग, दूसरा सर काउंसलिंग मतलब एजुकेशन, और तीसरा सर टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन करेंगे सर, उसका बिजनेस बिल्कुल हाई होगा, जंप करेगा सर। तो हमको टेक्नोलॉजी को समझना है। टेक्नोलॉजी का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझना है। इसमें 3 ही काम है सर, एक सेलिंग, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा माइंडसेट। सेलिंग काम हमको सर थोड़ा फिजिकल रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन 50 से 60% आप डिजिटल में काम कर सकते हैं। माइंडसेट आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए हम लोग 2-3 महीना से लगभग घर से बाहर नहीं निकले सर, लेकिन पूरी टीम में काउंसलिंग हो रहा है, पूरी टीम में ट्रेनिंग हो रहा है, पूरी टीम में माइंडसेट हो रहा है सर। तो सेलिंग और नेटवर्किंग के लिए कुछ ना कुछ 20-30-40% कम से कम फिजिकल वर्क करना पड़ेगा सर। लेकिन डिजिटल हमारे लिए आने वाला समय का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी होगा सर। दूसरा चीज़ के इसको एक उदाहरण के रूप में समझाऊँगा सर, बताने का प्रयास करूँगा कि आज से लगभग 2-3 साल पहले बिजली बिल आई सर, सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ, बिजली बिल आई। तो बिजली बिल को सर आज भी बहुत सारे लोग लाइन लगा के बिजली बिल पटा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो टेक्नोलॉजी समझे मोबाइल में घर में बैठे रहते हैं सर, सोफा में पैर को हिलाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं और सर मोबाइल में बिजली बिल पटा लेते हैं। एक व्यक्ति सुबह में बैठ के पैर को हिलाते हुए, चाय पीते हुए बिजली बिल पटा रहा है घर में बैठ के। एक व्यक्ति लाइन में लगकर बिजली बिल पटा रहा है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि टेक्नोलॉजी का आज हम लोग समझ ले सर, तो आने वाला 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या होगा सर, जो टेक्नोलॉजी समझेगा, डिजिटल को समझेगा, वो सर सोफा में बैठे-बैठे पैर को हिलाते-हिलाते, चाय पीते-पीते रूबी, स्टार रूबी आएँगे सर, और एक व्यक्ति भाग-दौड़ कर के रूबी और स्टार रूबी आएँगे सर। तो आएगा सर ज़रूर, रूबी और स्टार रूबी आएगा, लेकिन एक व्यक्ति भाग-दौड़ करके स्टार रूबी आएगा और एक व्यक्ति सोफा में बैठे-बैठे पैर को हिलाते-हिलाते, चाय पीते-पीते रूबी और स्टार रूबी आएगा सर। तो इस प्रकार से आने वाला समय होगा सर। ओके सर। जी, निश्चित तौर पे टेक्नोलॉजी हमारी हेल्पफुल होती है, मददगार होती है और आज देख रहे हैं हर काम रियल में टेक्नोलॉजी से होता है। बिजली बिल की आपने बात करी, रेल के टिकट रिजर्वेशन की हम बात करें, होटल की बुकिंग करें, हम मॉल में मूवी देखना चाहते हैं, मूवी की बुकिंग करें, हम कोई फूड ग्रोसरी मंगाना चाहें, मैक्सिमम चीज़ें सर आज ऑनलाइन में आ चुकी है, तो ऑनलाइन तो हमारे लिए मददगार है और आने वाले वक़्त में जब हम फिजिकल वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे, तो सुबह और रात के समय को हम अपने डिजिटल वर्किंग से अपनी टीम को ट्रेंड करने में, अपनी टीम को तैयार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जाते-जाते एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारा जो ये टॉक शो है सफल लीडर की बात मुकेश नामदेव के साथ, इसको लेकर आपका क्या विचार है? ये काफ़ी बहुत अच्छा किए सर, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म में हमारे जैसे लोगों के यहाँ आने का मौका मिलेगा। और साथ में सर मेरे माध्यम से या यहाँ पर जो भी लीडर आएँगे उसके माध्यम से बहुत सारे उसके जीवन की शैली को, उसके जीवन के क्रियाकलाप को उसने वहाँ तक कैसे पहुँचा, इसके बारे में हमको जानने का प्रयास मिलेगा सर। और सबसे अच्छा सर, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जिसके लिए मैं पुनः फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए हैं, जिसपे बहुत सारे लोग आके अपना विचार रख सकेंगे, अपनी बातें रख सकेंगे और उनके बारे में, क्योंकि ना सर हमारे जो लीडर या जिसको हम लोग आप लोग मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आप मुझे सफल मानते हैं, लेकिन सफलता अभी नहीं है सर। और यहाँ तक यदि पहुँचे हैं तो सारे अभी अपलाइनों का देन है। तो यहाँ तक पहुँचने में क्या-क्या किस प्रकार से काम हुआ, किस प्रकार से दिक्कत आई, किस प्रकार से काम किए, किस प्रकार से सहयोग म मिला अपलाइनों का, इस सारी चीज़ों के जानने के बारे में आपको एक प्लेटफ़ॉर्म में जानकारी हो जाएगी सर। तो बहुत अच्छा रहा सर, और पुनः एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म को आपने शुरू किया सर। ओके, धन्यवाद सर। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने एक बार बोलने पर अपना समय निकाला और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आए। निश्चित तौर पे आज आपके बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जानकारियाँ जिसको पाकर के हमारे सारे व्यूअर्स निश्चित तौर पे उसको अमल करेंगे और अपने बड़ी सफलता में उसका यूज़ करेंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ रोहित जी आपको और साथ में धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स का और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराया है। टीम विनर्स के प्रणेता माननीय रत्नेश कुमार जैन साहब जिन्होंने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है। मैं उनके लिए चाहूँगा एक बार डिजिटल क्लैपिंग हम ज़रूर करें, बिल्कुल सर। जिनके माध्यम से हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जिनके माध्यम से हम आप सभी को ला पा रहे हैं, आप सभी सफल लोगों को अपने साथियों से मिलवा पा रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों की सफलता से ही लोगों की सफलता की एक रास्ता तैयार होता है। उनकी सफलता को देख कर के एक रास्ता हमें मिलती है कि हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सेशन हमारा फिर अगले गुरुवार होगा, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को एक नए सफल लीडर के साथ में, जिसमें आप सभी का फिर से धन्यवाद स्वागत सर। रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। थैंक यू सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें सभी अपलाइनों का धन्यवाद, और जिसने टीम विनर किस प्रकार से बनाया है, प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, उसको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जैन सर को, सालिक सर को, आपको, और सभी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके, जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए आज के सेशन को हम यहीं समापन करते हैं। मिलेंगे अगले गुरुवार को एक नए